इस दुनिया के सारे मर्द कमजोर हैं, चाहे वे रोज पागलों की तरह वर्कआउट करें, सैकड़ों ऑयस्टर्स और किडनीज खाएं, फिर भी वे दुबले, कमजोर और लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वियर्ड इन्वेजन का सामना करने के लिए दुनिया की इच्छा, वर्ल्ड विल, रैंडमली कुछ पुरुषों को चुनती है ताकि फीमेल गोस्ट्स उनका यांग एनर्जी चूस सकें। इस वजह से हर किसी के शरीर में यिन बहुत ज्यादा और यांग बहुत कम रह जाता है। लेकिन मैं अलग था। मेरा जन्म एक प्योर यांग बॉडी के साथ हुआ था। मेरी यांग एनर्जी प्रचुर मात्रा में थी, लगभग असीमित। सभी फीमेल घोस्ट्स मुझे देखकर लार टपकाती थी। वे सिर्फ मुझे पजेस करना ही नहीं चाहती थी, बल्कि मेरे करीब आकर मुझसे बच्चे भी चाहती थी। उस पल मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड था। मुझे बस इतना याद था कि मैं घर पर कल्टीवेशन कर रहा था। उसी समय पड़ोस में रहने वाली शादीशुदा महिला अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। उसकी वजह से मेरा ध्यान इतना भटक गया कि मेरा कल्टीवेशन गलत हो गया और मैं मर गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टाइम ट्रैवल कर जाऊंगा। उसी समय पोडियम पर खड़ी टीचर ने गंभीरता से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा। उसने बताया कि अगली ऑक्शन सिर्फ 30 मिनट बाद शुरू होने वाली है। टीचर ने सबको भरोसा दिलाया कि हम में से कोई भी इतना अनलकी नहीं होगा कि चुना जाए। इसके बाद उसने छात्रों के सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। लेकिन छात्रों के सवाल सुनकर होम रूम टीचर का सिर दर्द करने लगा। क्या फीमेल घोस्ट सुंदर होती हैं? कितनी यांग एनर्जी होने पर कोई फीमेल घोस्ट के करीब जा सकता है बिना पूरी तरह चूस ली जाने के? हर तरफ ऐसे ही सवाल थे। खुशकिस्मती से जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब शायद टीचर दे सकती थी। मैंने अपनी बाह पर बने निशान की ओर इशारा किया। टीचर, क्या इसका मतलब है कि मैं चुना जा चुका हूँ? जैसे ही काउंटडाउन बदला, टीचर को जवाब देने का समय ही नहीं मिला। अगले ही पल मैं वहीं से गायब हो गया। जब मेरी दृष्टि दोबारा साफ हुई तो मैंने खुद को एक वेटिंग रूम में पाया। कमरे की दीवार पर लगे स्क्रीन पर पिछली ऑक्शंस के वीडियोस चल रहे थे। एक फीमेल गोस्ट जिसका नाम मोरांग यान था, उसने एक ताकतवर आदमी को 10,000 गोस्ट कॉइन्स में खरीदा। इसके बाद उसका मुंह दोनों तरफ से फट गया। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली जो रेंगते हुए उस आदमी के मुंह में घुस गई। कुछ ही देर में वह आदमी पिचकी हुई गेंद की तरह पूरी तरह सूख गया। ये देखकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। अपने इस पतले दुबले शरीर के साथ शायद मैं तो ऑक्शन में आते ही मर जाऊंगा। फिर मैंने सोचा, क्या पिछले जन्म वाली मेरी प्योर यांग बॉडी अभी भी मेरे साथ है? इसलिए मैं कमरे के एक कोने में गया और चुपचाप अपनी टेक्निक चलाने लगा। जल्द ही मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। मैं अपनी यांग एनर्जी को महसूस कर सकता था। मेरे शरीर का तापमान अचानक तेजी से बढ़ गया। मैंने जानबूझकर कोना चुना था ताकि किसी का ध्यान मेरी ओर न जाए। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति मुझे घूर रहा था, क्योंकि मेरे शरीर की गर्मी ने पूरे वेटिंग रूम को ओवन बना दिया था। भाई, क्या तू हीट में है? इतना तेज बुखार किसे होता है? क्या इसके शरीर में बहुत यांग एनर्जी है? मैंने सुना है जितनी ज्यादा यांग एनर्जी होती है, शरीर का तापमान उतना ही ज्यादा होता है। रुको, मुझे तो लगा था कि ज्यादा यांग एनर्जी होने का मतलब है कि आदमी ज्यादा देर तक टिक सकता है। सुनते सुनते चर्चा पूरी तरह भटक गई। मैंने जल्दी से सबको शांत कराया। मैं बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा हूँ। मेरे अंदर यांग एनर्जी कैसे हो सकती है? उसी समय दरवाजा खुला। एक शीप हेडेड गोस्ट अंदर आया और हमें वेन्यू की ओर ले जाने लगा। बाकी सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन मैं और एक मिडिल एज्ड अंकल काफी शांत थे। मुझे अपनी प्योर यांग बॉडी पर भरोसा था और उस अंकल के बारे में सुना था कि वह पहले भी एक ऑक्शन में हिस्सा ले चुका था। कुछ ही देर बाद हम वेन्यू के बीचों बीच पहुंच गए। वहां पहले से ही अजीबोगरीब वियर्डोज की भीड़ मौजूद थी। वे सभी लालची निगाहों से हमें घूर रहे थे। वियर्ड आउटब्रेक से पहले वे लगभग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन अब उनका रूप काफी बदल चुका था। वे कुछ देर तक हमें देखते रहे, फिर आपस में चर्चा शुरू हो गई। ड्रैगन कंट्री से आए इस बैच की क्वालिटी बहुत खराब है। तुम गलत हो। ज्यादातर लोग क्वालिटी हैं, लेकिन वह मिडिल एज्ड आदमी वेटरन है। वह पहले भी यहाँ आ चुका है और वह लड़का भी काफी मेंटली स्टेबल लगता है। मेंटली स्टेबल होने से क्या होगा? उसे देखो कितना दुबला है। उसके पास शायद ज्यादा यांग एनर्जी भी नहीं होगी। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ किसी ने मेरी असली खासियत नहीं पहचानी। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने ऊपर देखा। दूसरी मंजिल के एक बॉक्स की खिड़की खुली हुई थी। वहां एक डेविलिश फिगर वाली फीमेल गोस्ट खड़ी थी और वह कोई और नहीं बल्कि मोरंग यान थी, जिसे मैंने वेटिंग रूम की स्क्रीन पर देखा था। उसे देखते ही मेरी इंट्यूशन ने मुझे चेतावनी दी। ये फीमेल घोस्ट आज यहाँ मौजूद सबसे खतरनाक लोगों में से एक थी। उसी समय दूसरे देशों की टीम्स को भी वेन्यू में लाया गया। किमची कंट्री का एक मेल आइडल जैसे ही अंदर आया, मोरंग यान की नजर उस पर पड़ी। सिर्फ एक नजर, और वह इतना डर गया कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसकी पैंट पूरी तरह भीग गई। पीला तरल लगातार नीचे टपक रहा था। वियर्डोज ने उसे घृणा से देखा। कोई भी ऐसे इंसान की यांग एनर्जी चूसना
सुनना नहीं चाहता था जिसने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी हो। किमची कंट्री ने आते ही अपनी बेइज्जती करवा ली। दूसरी टीम्स उसे देखकर हंसने लगी। ये तो आते ही खुद पर काबू नहीं रख पाया, लगता है ये अनसोल्ड ही रह जाएगा। मैंने बगल में खड़े मिडिल एज्ड अंकल को हल्का सा कुहनी मारी। अंकल, क्या अनसोल्ड रहना बहुत बुरी बात है? उन्होंने मुझे हैरानी से देखा। तुम्हें इतनी कॉमन सेंस भी नहीं पता? अचानक मेरी आंखों में उदासी भर गई। अंकल, आप नहीं समझेंगे। मेरे पिता एक गैम्बलर हैं, मेरी माँ बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार पड़ी हैं और मेरी छोटी बहन को स्कूल जाना होता है। मैं बचपन से ही घर चलाने के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे कभी इन चीजों पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। मेरी बात सुनकर अंकल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी सच में बहुत दुखद है। जो पूछना है पूछ लो, अंकल तुम्हें सब बताएगा। तब मुझे पता चला कि अगर कोई अनसोल्ड रह जाता है तो उसे सीधे वियर्ड वर्ल्ड में फेंक दिया जाता है, जहां अनगिनत लिटिल गोस्ट्स उसकी यांग एनर्जी चूस चूस कर उसे मार डालते हैं और उसकी मौत बेहद दर्दनाक होती है। इसके बाद ऑक्शन के कई राउंड्स गुजर गए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ईगल सॉस कंट्री और चेरी ब्लॉसम आइलैंड के कई पुरुषों की यांग एनर्जी पूरी तरह चूस ली गई और वे वहीं मर गए। तभी एक वीरडो जिसने स्माइलिंग मास्क पहन रखा था स्टेज पर आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्शन जारी रखते हैं। उसके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन जगमगा उठी। नाम तेजी से स्क्रॉल होने लगे। आखिरकार स्क्रीन रुक गई। इस बार चुना गया व्यक्ति वही अंकल था। मैंने उन्हें देखकर अफसोस से सांस भरी। हमारी मुलाकात अभी कुछ देर पहले ही हुई थी, लेकिन यह अंकल दिल का बहुत अच्छा इंसान था। करीब 30 मिनट बाद उनका ऑक्शन खत्म हुआ। उन्हें सेकंड फ्लोर बॉक्स में बैठी किसी गोस्ट ने 1 लाख गोस्ट कॉइन्स में खरीद लिया। इसके बाद एक युवा वियर्डो दूसरी मंजिल से नीचे आया और उसने अंकल की यांग एनर्जी चूसना शुरू कर दिया। अंकल का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया, लेकिन सौभाग्य से वह 5 मिनट तक टिके रहे। मैं जल्दी से स्टेज पर चढ़ा। कमजोर हो चुके अंकल को सहारा देकर वापस ले जाना चाहता था, लेकिन तभी ऑक्शनियर ने अचानक कहा, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो यहीं रुक जाओ। मैंने उलझन में उसकी तरफ देखा। उसने पीछे लगी स्क्रीन की ओर इशारा किया। तभी मुझे पता चला कि जैसे ही अंकल जीवित बच गए, 7th लॉटरी शुरू हो गई थी और इस बार चुना गया व्यक्ति मैं था। क्योंकि मैं पहले से मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। मैंने नीचे बैठे वीरडोस की ओर देखा। उनके चेहरों पर मेरे लिए सिर्फ तिरस्कार था, लेकिन इससे मुझे राहत मिली। उम्मीद है कोई मेरे लिए लड़ाई नहीं करेगा, बस चुपचाप ऑक्शन खत्म हो जाए। ये इस ऑक्शन का 7वां आइटम है। ड्रैगन कंट्री का 18 वर्षीय युवक। बाकी आप खुद देख सकते हैं। ऑक्शनियर ने मेरे दुबले पतले शरीर को देखा और मेरा परिचय देने की भी जरूरत नहीं समझी। इस हालत को देखकर नहीं लगता कि इसकी कीमत 5000 गोस्ट कॉइन्स भी होगी। हाँ, इसे खरीदना शायद पूरी तरह घाटे का सौदा होगा। नीचे बैठे वियर्डोज आपस में बातें करने लगे। उनकी बातें साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या मुझे इतना भी कम मत समझो? मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे लिए लड़ाई करे, लेकिन मैं अनसोल्ड भी नहीं रह सकता था। उसी समय सेकंड फ्लोर बॉक्स में बैठी एक रेड क्लोक्ड फीमेल घोस्ट ने स्टेज की ओर देखा। काफी देर से कोई बिड नहीं लगा रहा था, इसलिए उसने उत्सुकता से मुझे देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह तुरंत मेरी ओर आकर्षित हो गई। मेरी इनेट प्योर यंग बॉडी की वजह से मेरे चेहरे के बीचों बीच एक मैस्कुलिन ऑनरा मौजूद थी। साधारण वियर्डोज उसे महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन वह किसी बड़े गोस्ट फैमिली से थी, इसलिए उसने तुरंत यह डिटेल पकड़ ली। उसकी इंट्यूशन ने कहा, इस युवक को खरीदने पर कोई सुखद सरप्राइज मिलने वाला है। तभी उसने बिड लगाया 7000 गोस्ट कॉइन्स, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मोरंगयान भी शामिल हो गई। 8000 गोस्ट कॉइन्स। मेरा दिल धक से रह गया। मैं डर गया था, क्योंकि वेटिंग रूम की स्क्रीन पर मैंने खुद देखा था कि मोरंगयान यांग एनर्जी चूसने में कितनी क्रूर थी। अगर वह मुझे खरीद लेती तो मेरी हालत भी वैसी ही होती। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि रेड क्लोक्ड फीमेल घोस्ट बिड जारी रखे। सौभाग्य से उसने हार नहीं मानी। उसने सीधे कहा, 30,000 घोस्ट कॉइन्स। मोरंगयान एक पल के लिए चौंक गई। असल में वह सिर्फ दूसरी गोस्ट को परेशान करना चाहती थी। मेरे जैसे दुबले आदमी की कीमत 30,000 नहीं थी, लेकिन अगर सामने वाली गोस्ट इतनी बड़ी रकम दे रही थी तो जरूर कोई कारण था। बस वह कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने भी प्राइस बढ़ा दिया। दोनों गोस्ट्स लगातार बिड बढ़ाती रहीं। आखिरकार रेड क्लोक्ड फीमेल गोस्ट ने दांत भींचे। 1 लाख गोस्ट कॉइन्स। मोरंगयान, अगर तुम इससे ज्यादा दे सकती हो तो यह आदमी तुम्हारा है। मोरंगयान हंस पड़ी। तुम हमेशा मेरी पसंद की चीजें छीनने की कोशिश करती हो। 1,20,000 घोस्ट कॉइन्स। जैसे ही 1,20,000 घोस्ट कॉइन्स की बोली लगी, पूरा वेन्यू हंगामे से भर गया। हर तरफ शोर मच गया। आखिरकार ऑक्शनियर ने हथौड़ा गिराया। सोल्ड। रेड क्लोक्ड फीमेल गोस्ट खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। उधर मोरंगयान भी आखिरकार होश में आई। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरी गोस्ट के उकसावे में आ गई थी। वह चाल में फंस गई थी। गुस्से से उसका दिमाग भर गया। उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की भावना भरी हुई थी। फिर वह नीचे आई और गोस्ट कॉइन्स का
भुगतान कर दिया। मेरा मुंह हल्का सा फड़क गया। जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डर रहा था आखिर वही हो गया। वेटिंग एरिया में बैठे अंकल ने ऑक्शन का रिजल्ट देखा और दुख से सिर झुका लिया। हालांकि मेरी कीमत 1,20,000 गोस्ट कॉइन्स तक पहुंच गई थी, लेकिन उनकी नजर में मैं निश्चित रूप से नहीं बचने वाला था। ये 1,20,000 गोस्ट कॉइन्स सिर्फ मेरी विरासत बनकर रह जाएंगे। उन्होंने स्टेज की तरफ देखकर चिल्लाया, छोटे भाई, आखिर तुम भी अपनी किस्मत से नहीं बच पाए, लेकिन चिंता मत करना, जब मैं रियल वर्ल्ड में वापस जाऊंगा तो तुम्हारी बहन को ढूंढूंगा और उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। मैंने उन्हें अजीब नजरों से देखा। कौन सी बहन? लेकिन अंकल को लगा कि मैं सदमे में हूं। उन्होंने बस दुखी चेहरा बना लिया। उसी समय मोरंग यान मेरी ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, मुझे एक ठंडी और भयावह गोस्ट ऑरा महसूस होने लगी। वह इतनी गुस्से में थी कि अपनी गोस्ट एनर्जी तक को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान बनी हुई थी। क्यूट, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम मुझे तुम पर दया करने के लिए मजबूर कर सके तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे नहीं लगा था कि कोई फीमेल गोस्ट इतनी दयालु हो सकती है, लेकिन चूंकि मौका मिल ही गया था तो कोशिश करने में क्या नुकसान था। अगले ही पल मैंने अपना एक्टर मोड चालू कर दिया। मैंने गहरी सांस ली। मेरी आंखें उदासी से भर गईं। घोस्ट सिस्टर, मेरी जिंदगी बचपन से बहुत कठिन रही है। मेरे पिता गैम्बलर हैं, मेरी माँ बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार है और मेरी छोटी बहन अभी स्कूल जाती है। मैंने वही नकली कहानी दोबारा सुना दी, बिल्कुल शब्द दर शब्द। गैम्बलिंग डैड, सिक मॉम, स्कूल गर्ल सिस्टर और टूटा हुआ मैं। जितनी दुखद कहानी हो सकती थी मैंने उतनी बना दी। डियर गोस्ट सिस्टर, मुझे 1,20,000 गोस्ट कॉइन्स में खरीदने के लिए आपका धन्यवाद। अब चाहे आप मेरे साथ कुछ भी करें, आप मेरी बेनिफैक्टर हैं। कुछ पल के लिए पूरा वेन्यू शांत हो गया। यहाँ तक कि मौजूद वियर्डोज भी मेरी कहानी सुनकर प्रभावित हो गए। सेकंड फ्लोर बॉक्स में बैठी रेड क्लोक्ड फीमेल गोस्ट के चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। उसे लगा कि सारी गलती उसकी है। अगर उसने बोली न बढ़ाई होती तो शायद मैं मोरंग यान के हाथों में नहीं पड़ता। बेचारा, इसकी जिंदगी कितनी दुखद रही है। लेकिन तभी मोरंग यान मुस्कुराई। मैं सचमुच प्रभावित हुई हूँ, लेकिन तुमने मुझे अपना बेनिफेक्टर कहा है, तो अगर तुम्हारा बेनिफेक्टर अभी तुम्हारी जान चाहता है तो तुम्हें मान जाना चाहिए, है ना? मैंने मन ही मन गाली दी। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। उसने शुरू से ही मुझे छोड़ने का इरादा नहीं रखा था। अगले ही पल मोरंग यान ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। उसकी लंबी जीभ बाहर निकल आई। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ किस तरह की यातना करने वाली थी, लेकिन मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी जीभ मेरे शरीर को छूने से पहले ही मैंने उसे पकड़ लिया। जैसे ही मैंने मोरंग यान की जीभ पकड़ी, पूरा वेन्यू स्तब्ध रह गया। हर इंसान, हर वीरडो, सबकी आंखें फैल गईं। ये आदमी तो मर गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई? सबको लगा कि मोरंग यान तुरंत गुस्से से फट पड़ेगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी आंखें चमक उठी। कितनी रिच यांग एनर्जी! उसने मेरी यांग एनर्जी को महसूस किया और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि उसने जैकपॉट मार लिया है। मेरी बनाई हुई दुख भरी कहानी सुनने में लगभग 2 मिनट निकल चुके थे। अब वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी जीभ वापस भी नहीं खींची, सीधे मेरी यांग एनर्जी चूसना शुरू कर दिया। 1 मिनट बीत गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई। मेरी इनेट प्योर यांग बॉडी सचमुच बेहद शक्तिशाली थी। फिलहाल मेरी प्योर यांग बॉडी पूरी तरह जागृत नहीं हुई थी और फिर भी मोरंग यान मेरी यांग एनर्जी खत्म नहीं कर पा रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे पूरी तरह एक्टिवेट कर दूं तो क्या होगा। ये सोचकर मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी टेक्निक चलानी शुरू कर दी। मैंने अपनी टेक्निक को लगातार सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। एक पूरा साइकिल पूरा होते ही मेरी प्योर यांग बॉडी दोबारा सक्रिय हो गई। अचानक मेरे शरीर से भयंकर गर्मी निकलने लगी। मौजूद सभी वियर्डोज ने तुरंत कुछ असामान्य महसूस किया। उनकी नजरों में मैं अब किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि आसमान में चमकते सूरज की तरह दिखाई दे रहा था। मैंने टेक्निक को जारी रखा, साथ ही मन 3 सेकंड गिने। मैं देखना चाहता था कि मोरंग यान की क्या प्रतिक्रिया होती है। 3, 2, 1। मैंने आंखें खोल दी और उसी क्षण मैंने मोरंग यान का चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी तरह फैल चुकी थीं। उसके बर्फ जैसे सफेद शरीर पर लाल दरारें उभर आई थीं। वह पूरी तरह भ्रमित दिखाई दे रही थी। क्या हो रहा है? ये यांग एनर्जी अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? उसके शरीर में जाने वाली यांग एनर्जी इतनी अधिक हो चुकी थी कि वह उसे पचा ही नहीं पा रही थी। उसकी त्वचा जगह जगह से फटने लगी। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसने जितनी यांग एनर्जी चूस ली थी वह उसे एडवांस कराने के लिए भी काफी थी, लेकिन उसने रुकने का फैसला नहीं किया। इसके विपरीत उसने और अधिक यांग एनर्जी चूसने की कोशिश की। मैंने उसे हैरानी से देखा। क्या यह फीमेल गोस्ट पागल हो गई है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह इस हालत में भी क्यों नहीं रुक रही, लेकिन मैं अपनी सोच पूरी करता उससे पहले ही मोरंग यान का शरीर फूलने लगा। उसके पूरे शरीर पर मौजूद
मौजूद दरारें चमकने लगीं। वह स्पष्ट रूप से कोलैप्स होने के कगार पर थी। और फिर बूम, एक जोरदार धमाका हुआ। मोरंगयान सचमुच फट गई। पूरा ऑक्शन हाउस खामोश हो गया। सभी घोस्ट्स और वीरडोस अपनी आंखें फाड़कर उस जगह को देखने लगे जहां कुछ सेकंड पहले मोरंगयान खड़ी थी। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक प्रतिष्ठित गोस्ट जनरल अपने परिवार का गौरव यांग एनर्जी चूसते चूसते ओवर ईट करके फट जाए। सब लोग स्तब्ध थे। मैं हमेशा सोचता था कि ओवर ईटिंग से मरना सिर्फ एक कहावत है, लेकिन आज मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया। दूसरी मंजिल के बॉक्स में बैठी रेड क्लोक्ड फीमेल घोस्ट भी अविश्वास में अपनी आंखें मल रही थी। इस आदमी के अंदर आखिर कितनी यांग एनर्जी है? ये तो एक मॉन्स्टर है। मैं स्टेज पर खड़ा था और मैंने महसूस किया कि अब सभी वियरडोज की नजरें मुझ पर पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो चुकी थी। उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी से ऑक्शनर की तरफ देखा। क्या मेरा ऑक्शन खत्म हो गया? क्या मैं अब जा सकता हूँ? ऑक्शनियर ने सम्मान पूर्वक सिर हिलाया। नहीं, पूरा ऑक्शन खत्म होने तक आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल आप वेटिंग रूम में आराम कर सकते हैं। मेरी असली कीमत देखने के बाद ऑक्शनियर का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। जो गाइड पहले डरावना और खतरनाक लग रहा था, अब बिल्कुल विनम्र वेटर जैसा व्यवहार कर रहा था। वह मुझे सम्मान पूर्वक वेटिंग रूम तक छोड़ने आया। मैंने हाथ हिलाया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। गाइड तुरंत झुककर चला गया, लेकिन तभी नॉक नॉक, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सिर उठाकर देखा। दरवाजा खुला और अंदर वही रेड क्लोक्ड फीमेल घोस्ट आई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उत्साह से मेरी ओर झपटी। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली और बच्चे जैसी आवाज में बोली, ब्रदर बयांग, मैं आपकी यांग एनर्जी चूसना चाहती हूँ। क्या आपको दोबारा ऑक्शन में रखा जा सकता है? मैं उसे घूरता रह गया। क्या ऑक्शंस रैंडम नहीं होते? मैं ये कैसे तय कर सकता हूँ? वह मेरे कान के पास झुकी। उसकी सांसें हल्के से मेरे कान को छू रही थी। आप सेकंड ऑक्शन के लिए एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। मैं वादा करती हूँ आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मेरी बाहें उसकी मुलायम पकड़ में धंस रही थीं। मैंने अनगिनत गोस्ट्स का सामना किया था। उसकी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझे झुकाने के लिए काफी नहीं थी। मुझे तो उससे मिलने वाले बेनिफिट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। ये देखकर कि मैं थोड़ा टेम्प्टेड हुआ हूँ, रेड क्लोक्ड फीमेल गोस्ट ने तुरंत एक अग्रीमेंट निकाल लिया। अगर तुम दोबारा ऑक्शन में बिकने के लिए अग्री कर लो तो ऑक्शन हाउस तुम्हारे लिए रिडेम्पशन प्रिविलेजेस खोलेगा। तुम गोस्ट कॉइन से ऑक्शन आइटम्स एक्सचेंज कर सकोगे। यह सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि अवेलेबल क्या क्या है। आखिर मैं इंसान हूँ। तुम्हारा ये वीरडो वाला सामान शायद मेरे किसी काम का न हो। वह तुरंत मान गई और ऑक्शन आइटम्स की लिस्ट मुझे थमा दी। मेरी नजर रेड क्लोक सीक्रेट स्क्रॉल पर जाकर रुक गई। मैं हैरान रह गया क्योंकि इस सीक्रेट स्क्रॉल का कंटेंट उस हाफ वॉल्यूम अननेम्ड टेक्निक से बेहद मिलता जुलता था जिसकी प्रैक्टिस मैं कर रहा था। मुझे तो यहां तक महसूस हुआ कि शायद यही उस टेक्निक का दूसरा आधा हिस्सा है। इसलिए मैंने ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए अग्री कर लिया। रेड क्लोक्ड फीमेल गोस्ट ने मेरी बांह को कसकर पकड़ लिया। ब्रदर बायांग, मैंने खास तौर पर 5 लाख गोस्ट कॉइन्स एडवांस दिए थे सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। ब्रदर, तुम्हें मेरा ही होना होगा। उसकी सॉफ्ट और चार्मिंग आवाज लगातार मेरे चौड़े सीने को गुदगुदा रही थी, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये छोटी फीमेल गोस्ट फ्लर्टिंग में इतनी एक्सपर्ट क्यों है? सच में कमाल है। उसी समय ऑक्शन स्टेज पर शीप हेडेड गोस्ट ने अपना गावल घुमाया। उत्साह से चिल्लाते हुए उसने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास एक शानदार खबर है। मिस्टर बायंग को दूसरी बार ऑक्शन किया जाएगा। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा वेन्यू एक्साइटमेंट से फट पड़ा। धत्त, पहली बार देख रहा हूं कि किसी को लगातार 2 बार बेचा जा रहा है। इस बार तो मुझे पूरी ताकत से कंपीट करना होगा। ब्रदर, क्या सपना देख रहे हो? ये तो साफ तौर पर सेकंड फ्लोर वालों के लिए रिजर्व्ड है। तो क्या हुआ? मैं फर्स्ट फ्लोर में बैठा हूं तो कंपीट नहीं कर सकता? डूड, तुम लॉबी में बैठे हो, ज्यादा दिखावा मत करो। मैं तो तुम्हारे साथ एक ऑर्डिनरी गोस्ट की तरह रहना चाहता था, लेकिन तुम लगातार मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या मतलब? धत्त भाई, ऐसे मुंह मत बनाओ। अचानक पूरा ऑक्शन हाउस अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बीच का हिस्सा रोशनी में नहा रहा था। 4 शीप हेडेड वियर्डोज एक लेदर सोफा उठाकर अंधेरे से बाहर आए। मैं सोफा पर बैठा था, सनफ्लावर सीड्स तोड़ते हुए, सोडा पीते हुए और बड़े स्टाइल से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। ऑक्शनियर मेरे बगल में खड़ा था और एक्साइटेड जेस्चर्स करते हुए अपना पैशनेट प्रमोशन शुरू कर चुका था। अब आपके सामने है ड्रैगन कंट्री के बयांग, हैंडसम, स्वाव और बेहद चार्मिंग। उनकी यांग एनर्जी इतनी प्रचुर है कि वह चमकते हुए सूरज की तरह है। दूसरी मंजिल पर रेड क्लोक्ड फीमेल गोस्ट के पास एक एलिगेंट महिला खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही कहा, यह लड़का काफी अच्छा है। इसकी यांग एनर्जी अभी पूरी तरह एक्टिव भी नहीं हुई है, फिर भी इसकी मौजूदगी मेरी रूह तक हिला रही है। यह सुनकर रेड क्लोक्ड फीमेल गोस्ट चौंक गई। आखिर उसकी माँ एक गोस्ट जनरल थी। अगर वह बयांग के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेती तो उसे अंतहीन फायदे मिलते, और अगर उनके बीच कुछ
और भी हो गया। तभी ऑक्शन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। ऑक्शनियर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख गोस्ट कॉइन्स। ये सुनते ही रेड क्लोक्ड फीमेल गोस्ट ने तुरंत बोली लगाई, 1,50,000 गोस्ट कॉइन्स। दूसरे बॉक्स में बैठा एक यंग वीरडो शांत आवाज में बोला, 2 लाख। बोली लगाने के बाद उसने जेंग यून की तरफ देखकर ताना मारा, तुम रेड क्लोक गोस्ट क्लैन से हो, फिर भी सिर्फ 1,50,000 की बोली लगा रही हो, कितनी कंजूस हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। तुम भी तो सिर्फ 50,000 ही बढ़ा रहे हो, फिर उसे कंजूस कहने की हिम्मत कैसे हुई। यंग विर्डो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह पैर पटकते हुए चिल्लाया। मैं सोफा पर आराम से बैठा रहा और हाथ बांधकर उसे चढ़ाता रहा। क्या हुआ, गुस्सा आ गया? अगर हिम्मत है तो आकर मुझे मार दो। मैं पहले ही जेंग यून को अपना टारगेट बना चुका था, इसलिए जाहिर था कि मैं उसी का पक्ष लेने वाला था। साथ ही इससे उसके अंदर और ज्यादा खर्च करने की इच्छा भी पैदा होगी। ऑक्शन आगे बढ़ता गया और कीमत लगातार बढ़ती गई। कुछ देर बाद जंग यून बेचैन हो गई। वह अचानक खड़ी होकर बोली, 3,70,000 गोस्ट कॉइन्स। ब्रदर बयंग ने दूसरी ऑक्शन के लिए अग्री किया है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। क्या सब लोग मुझे थोड़ा फेस नहीं दे सकते? लेकिन किसी भी वियर्डो ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जिस यंग वियर्डो को मैंने पहले चढ़ाया था उसने तुरंत आवाज लगाई, 4 लाख गोस्ट कॉइन्स। जंग यून घबरा गई। उसने तुरंत कीमत और बढ़ा दी, 4,50,000 गोस्ट कॉइन्स। ऑक्शनियर ने गावेल उठाया, 4,50,000 वंस, 4,50,000 ट्वाइस। सेकंड फ्लोर के सम्मानित गेस्ट, अगर आपने जल्दी बिड नहीं किया तो मिस्टर बायंग मिस जेंग यून को बेच दिए जाएंगे। इस समय ऑक्शनियर भी काफी एक्साइटेड था। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या आप सच में यांग एनर्जी से भरपूर इस ट्रेजर को किसी और के हाथ जाने देंगे? इसे खरीदना सिर्फ आपको ग्रेड सी तक ब्रेक थ्रू करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको 100 घोस्ट एकेडमी में प्रवेश पाने का मौका भी देगा, और वहां से ग्रेजुएट होने वाला हर व्यक्ति कम से कम गोस्ट जनरल बनता है। ऐसा सम्मान लाखों गोस्ट कॉइन्स के बराबर है, और अभी इसकी कीमत सिर्फ 4,50,000 गोस्ट कॉइन्स है। उसकी बात खत्म होते ही पूरा वेन्यू फिर से उबल पड़ा। 4,70,000। धत्त, कोई मेरे साथ कंपीट मत करना, वरना मैं अपने सिटी लॉर्ड लेवल के पिता से कहकर तुम्हारे पूरे क्लैन को मिटा दूंगा। तुरंत दूसरी तरफ से आवाज आई, 4,80,000। जैसे सिर्फ तुम्हारे पास ही सिटी लॉर्ड लेवल का बाप है। हिम्मत है तो आ जाओ। जेंग यून के बॉक्स में माहौल भारी हो चुका था। वह बाकी घोस्ट्स की बोलियां सुन रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन आखिर में उसने दांत खींच ली। ये उसकी लिमिट थी, 5 लाख गोस्ट कॉइन्स। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लेकिन उसकी बोली खत्म होते ही किसी और ने उससे ज्यादा कीमत लगा दी। मैंने सिर हिलाया। साफ था कि जेंग यून अब बिडिंग वॉर में टिक नहीं पाएगी। उसी समय उसके बॉक्स से एक मैच्योर महिला की आवाज सुनाई दी, 6 लाख घोस्ट कॉइन्स। ये बोली लगाने वाली और कोई नहीं बल्कि जेंग यून की माँ थी, भयानक घोस्ट जनरल शेनिंगरू। जैसे ही वह घोस्ट साइट में दिखाई दी, पूरा वेन्यू हक्का बक्का रह गया। दत्त, क्या यह ग्रेट डी विर्डो ऑक्शन नहीं है? यहाँ गोस्ट जनरल क्या कर रही है? उसे तो सिर्फ गोस्ट जनरल लेवल ऑक्शंस में होना चाहिए। स्टेज पर खड़ा ऑक्शनियर भी भौहें सिकोड़कर ऊपर देखने लगा। इस बार उसने गोस्ट जनरल को भी कोई स्पेशल रिस्पेक्ट नहीं दिया। मिस जियर्शन, आपको ऑक्शन रूल्स पता होने चाहिए। ये ग्रेट डी ऑक्शन है। शेनिंगरू ने भौं उठाई। मैं तो सिर्फ कुछ गोस्ट कॉइन्स देने आई हूँ, और अपनी बेटी को देखने भी। इसमें क्या समस्या है? ऑक्शनियर का स्वर थोड़ा सख्त हो गया। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, लेकिन आपका बिड करना उचित नहीं है। आप गोस्ट जनरल लेवल ऑक्शन में जा सकती हैं। शेनिंगरू ने सिर हिलाया। मैं वहां नहीं जा रही। वहां हमेशा वही पुराना सामान ऑक्शन होता है। उन्हें देखकर मैं बोर हो चुकी हूँ। वैसे तुम लोग घोस्ट जनरल्स के लिए नए ह्यूमंस कब लाओगे? ये सुनकर ऑक्शनर कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था शेनिंगरू मजाक नहीं कर रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान मिलेगा जो घोस्ट जनरल की यांग एनर्जी एब्जॉर्प्शन झेल सके? साधारण इंसान तो एक पल में मम्मी बन जाएगा। ऑक्शनियर ने गंभीर स्वर में कहा, मिसेस शेन, कृपया बात मत बदलिए। अगर आप बिडिंग पर जोर देंगी तो मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। शेनिंगरू हंस पड़ी। फिर उसने हाथ हिलाया। मैं ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। मेरी बेटी का गला खराब है। क्या मैं उसकी तरफ से बिड भी नहीं कर सकती? अगर हम जीत गए तो ऊपर जाने वाली मेरी बेटी ही होगी। उसकी बात सुनने में बिल्कुल उचित लग रही थी, लेकिन वहां मौजूद हर गोस्ट समझ रहा था वह अपनी बेटी को सपोर्ट करने आई है। ऑक्शनियर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कुछ नहीं कहा। 6 लाख गोस्ट कॉइन्स वंस, 6 लाख गोस्ट कॉइन्स ट्वाइस। वह तीसरी बार गवेल मारने ही वाला था कि एक असंतुष्ट ठंडी आवाज दूसरे बॉक्स से गूंज उठी। दूसरे बॉक्स से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, शेनिंगरू, अगर तुम अपनी बेटी का सपोर्ट करने आई हो तो मुझे भी अपने यंग मास्टर का सपोर्ट करने का अधिकार है। 7 लाख गोस्ट कॉइन्स। उसके बोलते ही बॉक्स के अंदर से गोस्ट जनरल लेवल की ऑरा फैल गई। एक और बूढ़ा, मैंने हाथ में पकड़े सनफ्लावर सीड्स नीचे रख दिए। मेरे इनेट प्योर यंग बॉडी की वजह से घोस्ट जनरल का प्रेशर मुझ पर बिल्कुल असर नहीं कर रहा था। साथ ही मेरी नजरें दूसरी मंजिल के दोनों बॉक्सेस पर टिक गईं। मैं साफ समझ गया था कि ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे को पसंद नहीं करती। उनके बीच आखिर
आखिर क्या दुश्मनी थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वे लड़ते रहेंगे मुझे फायदा मिलता रहेगा। और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अगले ही पल शेनिंगरू ने भी अपनी घोस्ट जनरल लेवल ऑनरा छोड़ दी, लेकिन उस बूढ़े सर्वेंट की ऑनरा से अलग। उसकी ऑनरा पूरी तरह मर्डरसर इंटेंट से भरी हुई थी। उसे महसूस करते ही सभी वीडोस को ऐसा लगा जैसे वे लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के बीच खड़े हों। शेनिंगरू ने कभी अकेले ही एक पूरे गोस्ट जनरल क्लैन का नरसंहार कर दिया था। उस घटना ने पूरे वीडो वर्ल्ड को हिला दिया था और उसी दिन से उसे एक नया नाम मिला था, गॉड ऑफ मर्डर। शेनिंगरू की आंखों में हत्या की चमक दिखाई दी। उसने ठंडी आवाज में कहा, कमीने, मैंने पहले तुम्हारे पूरे क्लेन का सफाया कर दिया था, तू सिर्फ किस्मत से बच गया था। क्या तुझे लगता है कि ग्रीन माउंटेन घोस्ट क्लेन में शामिल हो जाने के बाद मैं तुझे छू नहीं सकती? अगर मैं अभी तुझे मार भी दूं तो तुम्हारा क्लैन लीडर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों घोस्ट जनरल्स आमने सामने टकरा गए। लॉबी में बैठे वीरडोज डर के मारे बटेरों की तरह सिकुड़ गए। ऑक्शनियर भी घोस्ट जनरल की ओंदा से दबकर जमीन पर गिर पड़ा। वह मुश्किल से सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। असल में वह मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्टेज पर खड़े मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं। दो घोस्ट जनरल्स की टकराती हुई ऑरा के बीच मैं बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑक्शनियर के मन में तूफान उठ गया। एक कमजोर इंसान यह प्रेशर कैसे सह सकता है? क्या सिर्फ थोड़ी ज्यादा यांग एनर्जी होने से ऐसा संभव है? दूसरी तरफ शेनिंगरू भी बूढ़े सर्वेंट से लड़ते हुए बीच बीच में मुझे देख रही थी, और जब उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी आंखों में भी आश्चर्य चमक उठा। मैं न सिर्फ दबाव से बेपरवाह था, बल्कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहा था। इससे शेनिंगरू की मेरे प्रति रुचि और बढ़ गई। उसने होठों पर जीभ फेरी और मुझे गौर से देखते हुए सोचा, ये आखिर रजिस्ट कैसे कर रहा है? क्या इसकी यांग एनर्जी की वजह से? पास खड़ी जेंग यून ने अपनी माँ का एक्सप्रेशन देख लिया। वह धीरे से बोली, मदर आप। उसकी आवाज सुनकर शेनिंगरू होश में लौटी। उसने अपनी पतली इंडेक्स फिंगर लाल होठों पर रखी और संकेत दिया कि वह शांत रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुमसे कम्पीट क्यों करूंगी? इस बार चाहे जितना खर्च हो मैं उसे तुम्हारे लिए जीत कर रहूंगी, ताकि तुम उसकी यांग एनर्जी अब्सॉर्ब कर सको। लेकिन दिल में उसने एक और बात जोड़ी, लेकिन सिर्फ इस बार शेनिंगरू कई सालों से घोस्ट जनरल थी और हमेशा ब्रेक थ्रू का मौका ढूंढ रही थी। आज आखिरकार उसे वह मौका दिखाई दे गया था। उसकी सुंदर आंखें सिकुड़ गईं। वह अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अचानक उसकी ओरा कई गुना बढ़ गई। थम यंग वीरडो वाले बॉक्स में बैठा बूढ़ा सर्वेंट तुरंत हार गया। उसके मुंह से खून निकलने की आवाज पूरे वेन्यू में गूंज उठी। पुराना सर्वेंट हार चुका था। शेनिंगरू ने अपना प्रेशर वापस ले लिया। अब जाकर ऑक्शनियर जमीन से उठ पाया। उसने जटिल नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर दूसरी मंजिल की तरफ चिल्लाया, ऑक्शन जारी रहेगा। मिस शेन, मिस्टर यांग, मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। अगर आपने दोबारा ऑक्शन में इंटरफियर किया तो मैं बैकअप बुला लूंगा। शेनिंगरू हंस पड़ी। उस हरामी ने पहले ऑरा छोड़ी थी। इतने सारे छोटे बच्चों को चोट पहुंच गई। मैं तो बस उसे सबक सिखा रही थी। ठीक है, जल्दी ऑक्शन जारी रखो। ये देखकर कि अब दोनों पक्ष शांत हो गए हैं, ऑक्शनियर ने राहत की सांस ली। फिर उसने कहा, मिस शेन, मिस्टर यांग ने अभी 7 लाख घोस्ट कॉइन्स की बोली लगाई है। अब आपकी बारी है। शेनिंगरू के चेहरे पर अधीरता दिखाई दी। सिर्फ 7 लाख? इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर उसने सीधे घोषणा कर दी, 10 लाख घोस्ट कॉइन्स। उसकी आवाज पूरे ऑक्शन हाउस में गूंज उठी और उसी क्षण हर इंसान और हर वीरडो का दिल जोर से धड़क उठा। मैंने देखा कि शेनिंगरू मेरी तरफ एक खास नजर से देख रही थी, जैसे वह कह रही हो, देखो बायंग, मैंने तुम्हारे लिए 10 लाख घोस्ट कॉइन्स की बोली लगाई है। मैंने होंठ मोड़ ली। अगर ये बोली जंग युन ने लगाई होती तो शायद मैं संतुष्ट हो जाता, लेकिन यह एक गोस्ट जनरल थी। सिर्फ 1 मिलियन गोस्ट कॉइन्स? वह आखिर किसे कम आंक रही थी? मेरे रिएक्शन को देखकर शेनिंगरू ने भौंक उठा दी। क्या यह लड़का सच में इतना लालची है? उसी समय मैंने हाथ उठाकर ऑक्शनियर को आवाज दी, मैं यांग एनर्जी एब्जॉर्प्शन टाइम को बढ़ाकर 10 मिनट करने के लिए अप्लाई करता हूँ, लेकिन जो भी मुझ पर बिड करेगा उसे कम से कम 2 लाख गोस्ट कॉइन्स की बोली लगानी होगी। क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऑक्शनियर का चेहरा तुरंत अजीब हो गया, क्योंकि ऑक्शन हाउस में ऐसा कोई नियम था ही नहीं। 10 मिनट? इतनी देर तक यांग एनर्जी अब्सॉर्ब करने देना? क्या मैं बहुत ज्यादा यांग एनर्जी देना चाहता था, या फिर मुझे मरने का शौक था? ऑक्शनियर की हिचकिचाहट देखकर मैं उसके पास गया, फिर पुराने दोस्त की तरह उसका कंधा पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, ब्रदर ऑक्शनियर, रूल्स रिजिड होते हैं, लेकिन गोस्ट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये कहते हुए मैंने चुपके से यांग एनर्जी उसके शरीर में पहुंचा दी। जैसे ही यांग एनर्जी उसके अंदर गई, ऑक्शनियर का पूरा शरीर कांप उठा। पहले तो उसे लगा कि मैं उस पर हमला कर रहा हूं,
लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। यांग एनर्जी! उसे साफ महसूस हो गया था कि यह शुद्ध यांग एनर्जी है और सिर्फ इतनी सी यांग एनर्जी ने उसके एडवांसमेंट बॉटलनेक को ढीला कर दिया था। अब वह ब्रेक थ्रू के और करीब पहुंच चुका था। ऑक्शनियर की नजरें तुरंत बदल गईं। वह मुझे ऐसे देखने लगा जैसे किसी खजाने को देख रहा हो। मुझे पूरा भरोसा था, इतनी सी यांग एनर्जी ही उसे अपनी तरफ कर लेने के लिए काफी थी। मैं मुस्कुराया और बोला, ब्रदर ऑक्शनियर, अगर ये छोटा सा फेवर कर दोगे तो मैं तुम्हें और यंग एनर्जी दूंगा। स्टेज पर एक इंसान और एक गोस्ट को खुलेआम डील करते देखकर पूरे वेन्यू के वियर्डोज गुस्से से भर गए। क्या वो ऑक्शनियर को ब्राइब कर रहा है? कौन सा ऑक्शनियर ऐसी टेम्पटेशन के सामने झुकेगा? बिल्कुल। इतने सालों में ऑक्शनियर ने न जाने कितने तूफान देखे होंगे। क्या वह थोड़ी सी यांग एनर्जी के लिए बिक जाएगा? लेकिन मेरी बात खत्म होते ही ऑक्शनियर ने बड़े कॉन्फिडेंस से हाथ हिला दिया। फिर ऊंची आवाज में बोला, मिस्टर बायंग, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। यांग एनर्जी महत्वपूर्ण नहीं है। आपने मुझे ब्रदर कहा है तो मैं ये फेवर जरूर करूंगा। पूरा लॉबी एकदम शांत हो गया। कुछ क्षण तक किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर एक वियर्डो गुस्से से खड़ा हो गया। उसने कांपती उंगली से हमारी तरफ इशारा किया। तुम ऑक्शनियर हो और खुलेआम ब्राइब ले रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। ऑक्शनियर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने बिना कुछ कहे उंगलियां चटकाई। स्नैप! अगले ही पल वह वियर्डो सीधे ऑक्शन हाउस से बाहर फेंक दिया गया। ऑक्शनियर ने घमंड से कहा, किसी भी वियर्डो ऑक्शन के रूल्स में यह नहीं लिखा कि ऑक्शनियर ब्राइब नहीं ले सकता। तो शिकायत करके क्या हासिल कर लोगे? फिर वह मुस्कुराया। हाँ, लेकिन एक नियम जरूर है। ऑडियंस में बैठा कोई गेस्ट ऑक्शनर पर हमला नहीं कर सकता। यही इफेक्ट मैं चाहता था। मैं हंस पड़ा। आओ ब्रदर, थोड़ी और यांग एनर्जी लो। इन अंधे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। फिर मैंने अपनी टेक्निक सर्कुलेट की और उससे भी ज्यादा यांग एनर्जी ऑक्शनियर के शरीर में भेज दी। जैसे ही मेरा प्योर यांग बॉडी एक्टिवेट हुआ, पूरा वेन्यू पागल हो गया। सभी वियर्डोज की आंखें लाल हो उठी क्योंकि उस समय मेरी यांग एनर्जी एक जलते हुए सूरज की तरह महसूस हो रही थी। ऑक्शनियर का शरीर एक्साइटमेंट से कांपने लगा। मेरी यांग एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका ब्रेक थ्रू अब बहुत करीब है। उसने गला साफ किया, फिर दूसरी मंजिल की ओर देखकर घोषणा की, मिस शेन, मेरे फेयर और इम्पार्टियल जजमेंट के अनुसार मुझे लगता है कि ब्रदर बायंग का सजेशन स्वीकार कर लेना चाहिए। यांग एनर्जी एब्जॉर्प्शन टाइम अब 10 मिनट होगी और स्टार्टिंग बिड होगी 2 लाख गोस्ट कॉइन्स। लेकिन उस समय शिनिंगरू ऑक्शनियर की एक भी बात नहीं सुन रही थी। उसकी नजरें सिर्फ मुंह पर टिकी हुई थी क्योंकि उसने अभी अभी वह चीज देखी थी जो बहुत लंबे समय से गायब थी। प्योर यांग एनर्जी। उसे समझ आ गया था कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। उसका एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, आज चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, मुझे इसे हर हाल में जीतना होगा। फिर उसने ऑक्शनियर की तरफ देखा और कहा, मैं बिडिंग जारी रखूंगी। 2 लाख गोस्ट कॉइन्स। इतनी रकम तो हर किसी के पास होगी, है ना? पास वाले बॉक्स में बैठा बूढ़ा सर्वेंट का चेहरा बदसूरत हो गया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने दांत खींचकर कहा, मैं भी तैयार हूँ। मिस शेन सही कह रही है। 2 मिलियन गोस्ट कॉइन्स कौन अफोर्ड नहीं कर सकता? शेनिंगरू खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने बेहद जहरीली मुस्कान के साथ कहा, ओ 2 लाख गोस्ट कॉइन्स? सच कहूं तो मेरे पास इतने कॉइन्स नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया किया था तब जो गोस्ट कॉइन्स मैंने लूटे थे उनमें से ज्यादा अभी तक खर्च भी नहीं हुए। आज वे काफी काम आएंगे। उसकी बात सुनते ही पूरा ऑक्शन हाउस एकदम खामोश हो गया। वहां मौजूद गोस्ट चुपचाप शिकायत कर रहा था। सच में वह यह बात कहने की हिम्मत भी कर रही है। किसी के पूरे परिवार को खत्म करके उसके मुंह पर ही यह बात कहना, यह तो किसी को मारकर उसकी आत्मा तक तोड़ देने जैसा था। क्या उसे डर नहीं था कि यह बूढ़ा सर्वेंट उससे जान की बाजी लगाकर लड़ पड़ेगा? बॉक्स में बैठा बूढ़ा सर्वेंट इतना गुस्से में था कि उसने खून उगल दिया, लेकिन शेनिंग्रो ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने अपना प्लेकार्ड उठाया और सीधे बिड लगा दी। दोनों के बीच एक भयंकर बिडिंग वॉर शुरू हो गई। तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। एक तीसरा गोस्ट जनरल भी इस लड़ाई में शामिल हो चुका था। मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने ऊपर बॉक्स की ओर देखा। वहां एक मध्यम आयु का मेल घोस्ट मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और वह बेहद डरावना लग रहा था। मैंने भौहें सिकोड़ ली। ये कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पूरा निगल जाना चाहता हो। ओ वो पास खड़े घोस्ट ने कहा, वह मुरमफंग है, मुयान का पिता, वही जिसे तुमने उड़ा दिया था। अभी अभी पहुंचा है। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद वह सीधे यहाँ चला आया था। मैंने शांत भाव से ऑक्शनियर की ओर देखकर कहा, ब्रोदर ऑक्शनियर, मुझे लगता है कि यह मुझे मारना चाहता है। ऑक्शनियर कुछ क्षण चुप रहा। मैं भी यही देख सकता हूँ। फिर उसने नाराजगी से अपना गैवल मेज पर पटका। ऊपर वाले सर, कृपया शांत हो जाइए। आप हमारे ऑक्शन हाउस के डिस्टिंग्विश्ड पार्टनर को डरा रहे हैं और यह ग्रेड डी ऑक्शन है। आप एक गोस्ट जनरल होकर ग्रेड डी वियर्डोस के साथ बिडिंग करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? मूरंगफांग ने तुरंत बगल वाले बॉक्स की ओर उंगली दिखाई। अपनी आंखें खोलकर देखो। उन दोनों बिडर्स को देख रहे हो? उनमें से
कौन ग्रेड डी है? फिर उसने मेरी ओर इशारा किया। मैंने गोस्ट जनरल लेवल ऑक्शंस में लाखों गोस्ट कॉइन्स खर्च किए हैं। क्या मेरी हैसियत एक इंसान से भी कम है? वार्निंग मिलने के बावजूद उसने बात मानने की बजाय और भी ज्यादा अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। ऑक्शनियर ने गुस्से में गवल मेज पर दे मारा। फिर उसने अपनी इमेज की परवाह के बिना जोर से गालियां देना शुरू कर दिया। तुम बूढ़े हरामजादे, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, है ना? तो क्या हुआ अगर तुमने लाखों खर्च किए हैं? मिस्टर बायंग की कीमत अब तुम्हारी जान से भी ज्यादा है। यह सुनकर मैं बेहद संतुष्ट हुआ। ऑक्शनियर की रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट थी। मैंने उसे जो थोड़ी यांग एनर्जी दी थी वह बिल्कुल बेकार नहीं गई थी। मैंने चुपके से उसे और यांग एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके लिए इतनी सी यांग एनर्जी के बदले एक गोस्ट जनरल को नाराज करना पूरी तरह वर्थ इट था। वह और भी ऊंची आवाज में बोला, मिस्टर बायंग, चिंता मत कीजिए, जल्द ही एक गोस्ट जनरल लेवल एक्सपर्ट आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पहुंच जाएगा। ये सुनते ही मू रंगफंग का मन किया कि वह तुरंत नीचे कूदकर हम दोनों को मार डाले। ये गोस्ट्स के लिए बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन फिर उसने बगल वाले बॉक्स में बैठी शेन जिंगरो के बारे में सोचा। उसका उस इंसान के प्रति रवैया कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था कि अपनी बेटी का बदला लेने का एकमात्र तरीका ऑक्शन में बायंग को जीतना ही था, इसलिए वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था। आवेग शैतान होता है। मुरन फेंग ने गहरी सांस ली और खुद को जबरदस्ती शांत किया। वह फिर से बिड लगाने ही वाला था कि उसने देखा मैं उसे उकसाने वाले अंदाज में देख रहा था और अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहा था। उसी समय ऑक्शन हाउस के बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच गए। गोस्ट जनरल लेवल की बॉडीगार्ड मेरे पीछे खड़ी थी, इसलिए मेरा घमंड और भी बढ़ गया। मैंने तुरंत दूसरी मिडिल फिंगर भी उठाकर मू रंगफांग को दिखा दी। मू रंगफांग का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। एक तुच्छ चींटी बार बार मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत कर रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? वह अपना आपा खो बैठा और खिड़की से कूदने की तैयारी करने लगा। मैंने हंसते हुए कहा, आ जा फिर, तुझे मैं पसंद नहीं हूं ना, तो आकर लड़ ले। मुरम फेंग ने सचमुच अपना एक पैर खिड़की के बाहर निकाल दिया। बगल वाले बॉक्स में मौजूद शेन चिंग ग्रो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत मुरन फेंग ने अपना पैर वापस खींच लिया। मैंने निराश होकर कहा, ब्रदर, तुम सच में इतने कावर्ड हो? तुम्हारा शुरुआती मोमेंटम कहां गया? शेनजिंग ग्रो भी निराश दिखाई दी। अगर मू रंगफंग हमला कर देता तो वह बायंग की सेवियर बन सकती थी, लेकिन उसने उसे मेरिट कमाने का मौका ही नहीं दिया। अचानक मू रंगफंग बोला, मैं 3.5 मिलियन गोस्ट कॉइन्स की बिड लगाता हूँ। फिर उसने ऑक्शनियर की ओर देखा। इतना समय हो गया, क्या मुझे सीधा विनर घोषित नहीं कर देना चाहिए? ऑक्शनियर गुस्से में बोला, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे चुका हूँ, ये ग्रेड डी ऑक्शन है, घोस्ट जनरल्स बिडिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। मुरन फेंग भड़क उठा, तुम जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे हो? वे दोनों भी घोस्ट जनरल्स हैं, फिर भी बिड कर सकते हैं। शिंगरियू मुस्कुराई और जेंग यून को अपने सामने खड़ा कर दिया। मैं ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, मेरी बेटी के गले में दर्द है, इसलिए मैं उसकी तरफ से बिड कर रही हूँ। बगल वाले बूढ़े सर्वेंट ने भी तुरंत कहा, मैं भी यही करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मू रंगफंग ने पास से एक छोटे गोस्ट चाइल्ड को उठा लिया। ये मेरा सबसे बड़ा नेफ्यू है, मैं इसकी तरफ से बिड कर रहा हूँ। अब कोई प्रॉब्लम है? काफी देर से तमाशा देख रही जोंग यून आखिर बोल पड़ी, कितने शेमलेस हो तुम, ये छोटा बच्चा अभी ग्रेड डी तक भी नहीं पहुंचा है। मुरन फेंग ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर यह ऑक्शन में मौजूद है तो इसे बिड करने का अधिकार है। अब ऑक्शनियर के पास कोई बहाना नहीं बचा। उसे मजबूर होकर मू रंगफंग को बिडिंग जारी रखने की अनुमति देनी पड़ी। अब तीनों गोस्ट जनरल्स के बीच बिडिंग शुरू हो गई। 3.6 मिलियन गोस्ट कॉइन्स, 3.7 मिलियन गोस्ट कॉइन्स, 4 मिलियन। क्लैन हेड होने के नाते मू रंगफंग के पास गोस्ट कॉइन्स की कोई कमी नहीं थी। अपनी बेटी का बदला लेने और मुझे जीतने के लिए वह हर बार कई लाख गोस्ट कॉइन्स बढ़ा रहा था। लेकिन तभी मैंने अचानक चाल चली। मैं बॉक्स के नीचे जाकर खड़ा हो गया, फिर खिड़की के पास खड़ी शाइनिंग ग्रू की आंखों में सीधे देखने लगा। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मैडम, अगर यही चलता रहा तो मुझे वह थक जीत जाएगा। आप नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी ब्रेक थ्रू करने का मौका खो दे, है ना? मेरे शब्द सीधे शेनजिंग के मन में गूंज उठे। उसकी आंखें तुरंत दृढ़ हो गईं। उसने दांत भींच ली और मन ही मन फैसला कर लिया, नहीं, कोई भी बायंग को मुझसे नहीं छीन सकता। 5 मिलियन गोस्ट कॉइन्स। बगल वाले बूढ़े सर्वेंट के होंठ फड़क उठे। उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे, उसे ऑक्शन छोड़ना पड़ा। दूसरी ओर मू रंगफंग का चेहरा भी खराब हो गया। आखिरकार उसने दांत भींचकर किसी को कॉल किया, माय लॉर्ड, क्या आप मुझे कुछ गोस्ट कॉइन्स उधार दे सकते हैं? सिर्फ 4 मिलियन। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे अपनी बेटी का बदला लेना है। माय लॉर्ड, चिंता मत कीजिए, ऑक्शन खत्म होने के बाद मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसा लौटा दूंगा। फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक चुप्पी रही। आखिरकार जवाब आया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इसका क्या करोगे, तुम्हारी पिछली सेवाओं के बदले मैं तुम्हें
3 मिलियन घोस्ट कॉइन्स देता हूँ, उन्हें लौटाने की जरूरत नहीं, लेकिन आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये कहकर फोन काट दिया गया। मुरमफेंग ने गहरी सांस छोड़ी। उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड भी सिर्फ 3 मिलियन घोस्ट कॉइन्स ही दिला पाया था। अब उसकी निगाहें मुझ पर और भी खतरनाक हो गईं। उसी समय ऑक्शनियर ने फिर से अपना गेवल मेज पर पटका। मुंह, तुम बूढ़े हरामजादे! वह नजर अपने पास रखो। क्या तुम्हें मिस्टर बायांग के पास खड़ी गोस्ट जनरल दिखाई नहीं दे रही? मु रंगफंग इतना गुस्सा हो गया कि लगभग खून उगल देता। हम दोनों गोस्ट जनरल हैं। उसे तुम माय लॉर्ड कहते हो और मुझे बूढ़ा हरामजादा? ऑक्शनियर ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। ऑनरेबल मिस्टर बायांग, कृपया चिंता मत कीजिए। हमारा ऑक्शन हाउस हमेशा आपकी तरफ खड़ा रहेगा। मैं यांग एनर्जी के आकर्षण पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। सिर्फ एक छोटी सी गिफ्ट ने ग्रेड 1 गोस्ट स्पिरिट को मेरा वफादार लैकी बना दिया था। मैंने पास खड़ी गोस्ट जनरल बॉडीगार्ड की ओर देखा। एक विचार मेरे मन में आया। क्या मेरी यांग एनर्जी इस सेक्सी गोस्ट जनरल को भी मेरा लैकी बना सकती है? बस कल्पना करते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक शक्तिशाली गोस्ट जनरल मेरे आगे पीछे घूमे, वह एहसास वाकई शानदार होगा। उसी समय शेनिंग्रो की आवाज गूंजी। 6.5 मिलियन घोस्ट कॉइन्स। बायांग सिर्फ मेरा हो सकता है। वह अपनी बेटी के नाम पर बिड कर रही थी, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था मैं अच्छी तरह समझ सकता था। तभी मु रंगफांग ने दांत पीसते हुए कहा, 7 मिलियन घोस्ट कॉइन्स। शेनिंग्रो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन का पता नहीं? 7 मिलियन घोस्ट कॉइन्स पहले ही तुम्हारी लिमिट है। सही कहा ना? मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पाता। तुम पागल औरत हो। आखिर तुम मुझसे इतनी जिद करके कंपटीशन क्यों कर रही हो? इतने गोस्ट कॉइन्स से तुम्हारी बेटी आराम से ग्रेड एस तक पहुंच सकती है। शेंटिंगरू का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। वह मूर्ख नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुझे अपनी बेटी के ग्रेड की परवाह है? मैं तो बस इस मौके का इस्तेमाल करके बायांग पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती हूँ। अगर हम करीब आ गए तो वह एहसान के बदले मुझे थोड़ी यांग एनर्जी लेने देगा। क्या यह बिल्कुल रीजनेबल नहीं है? और अगर वह फ्री में नहीं देना चाहता तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। ये उसके लॉर्ड लेवल ब्रेक थ्रू से जुड़ा मामला था। ऐसे में लाखों गोस्ट कॉइन्स क्या मायने रखते थे? जरूरत पड़ती तो वह 10 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर देती। दोनों को इस तरह डेडलॉक में फंसा देखकर मैं ताली बजाए बिना नहीं रह सका। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मदर इन लॉ, आप तो बहुत जेनरस हैं। चिंता मत कीजिए, बाद में मैं आपकी बेटी को एक्स्ट्रा यांग एनर्जी दूंगा। शेंटिंगरू हल्के से मुस्कुराई। यंग मैन, इतनी आसानी से मुझे मदर इन लॉ मत बुलाओ। और जहां तक यांग एनर्जी की बात है, उसे श्यायून खुद संभाल लेगी। मुझे डर है कि कहीं तुम गलती से उसे भी किसी और की बेटी जैसा ना बना दो। ये सुनते ही मुरमफेंग की आंखें गुस्से से फैल गईं। शेंटिंगरू ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या लड़ना चाहते हो? तो कोशिश करके देख लो। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर दूंगी, और अगर जीत भी गए तो बाद में मौका देखकर फिर भी तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर दूंगी। पूरा ऑक्शन हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। सबके मन में एक ही विचार आया, ये औरत हर बात पर पूरे क्लैन को खत्म करने की बात क्यों करती है? मु रंगफांग ने तुरंत नजरें फेर ली। वह सच में उससे डर गया था। मैं तुम्हारे साथ इस बकवास पर बहस नहीं करूंगा। 8 मिलियन गोस्ट कॉइन्स। अभी कुछ सेकंड पहले पूरे क्लैन को खत्म करने की धमकी देने वाली शेनिंग्रो अगले ही पल फिर से मुस्कुराने लगी। उसने बेहद कोमल स्वर में मेरी ओर देखकर कहा, बायांग, डरना मत। जब तक मैं यहाँ हूँ आज तुम सिर्फ मेरी बेटी के रहोगे। मैंने बस सिर हिला दिया, कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन हंसा। तुम्हारी बेटी? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? मुझे पाने की तुम्हारी इच्छा तो तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखी हुई है, लेकिन अभी मेरे पास रेड क्लॉक सीक्रेट स्क्रॉल नहीं था, इसलिए मैं किसी घोस्ट जनरल को अपनी यांग एनर्जी चूसने देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अननेम्ड टेक्निक अभी सिर्फ 2 साइकिल्स तक ही चल सकती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं गोस्ट जनरल की सक्शन झेल भी पाऊंगा या नहीं। उसी समय मु रंगफांग ने लगभग गरजते हुए कहा, 9 मिलियन गोस्ट कॉइन्स। ये कीमत बोलने के बाद वह जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके पास अब एक भी गोस्ट कॉइन नहीं बचा था। वह उम्मीद कर रहा था कि शेनिंग्रो ब्लफ कर रही होगी, लेकिन रियलिटी हमेशा की तरह बेरहम थी। शेनिंग्रो ने उसका चेहरा देखा और तुरंत समझ गई कि उसके पैसे खत्म हो चुके हैं। फिर उसने एक साधारण सा वाक्य कहा जो सीधे मु रंगफंग की सैनिटी तोड़ देने वाला था, 9.1 मिलियन गोस्ट कॉइन्स। उसी समय ऑक्शन में फीमेल गोस्ट जांग युन ने आखिरकार मुझे जीत लिया। उसे 10 मिनट तक मेरी यांग एनर्जी लेने का अधिकार मिल गया था। वह शर्माते हुए मेरे पास आई। ब्रदर बायांग, मैं शुरू करूं? मैंने सिर हिलाया, लेकिन उसके शुरू करने से पहले ही मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। ये पहली बार था जब मैं किसी फीमेल गोस्ट का हाथ पकड़ रहा था। उसका हाथ ठंडा, मुलायम और बेहद नाजुक महसूस हो रहा था। मैं मुस्कुराया। मैं खुद करना पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुम सहन नहीं कर पा रही हो तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। जेंग यून को लगा कि मेरी बात में कुछ अजीब था, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि क्या। आखिर उसने हल्का सा सिर हिला दिया। मैंने अपनी टेक्निक सर्कुलेट की और यांग एनर्जी ट्रांसफर करने की तैयारी की। तभी अचानक पूरे ऑक्शन हाउस में एक भयानक ऑरा फूट पड़ा। मेरे इन्नेट प्योर यांग बॉडी की वजह से उस ऑरा का मुंह पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जांग युन उसे सहन नहीं कर पाई। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह सीधे
मेरी बाहों में गिर गई। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। मैंने तुरंत औरा की दिशा में देखा। वह मू रंगफंग था। अपनी पूरी संपत्ति खर्च करने के बाद भी वह मुझे नहीं जीत पाया था। अब वह मेरे साथ मरने को तैयार दिखाई दे रहा था। मुरम फेंग दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया। खतरा महसूस होते ही मैंने जेंग यून को कसकर पकड़ा और पीछे हट गया। मैं ऑक्शन हाउस की घोस्ट जनरल बॉडीगार्ड के पीछे आकर खड़ा हो गया। बॉडीगार्ड के शरीर से काली धुंध निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह धुंध एक विशाल घोस्ट हैंड में बदल गई। अभी अभी नीचे कूदे मुरनफंग को उस घोस्ट हैंड ने सीधे पकड़ लिया। जैसे जैसे घोस्ट हैंड ने दबाव बढ़ाया, हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे हॉल में गूंज उठी। फिर बॉडीगार्ड ने अपना हाथ खोला। मुरेंग फेंग कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। मैं जेंग यून को संभालते हुए आगे बढ़ा। एक हाथ से उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाया। क्या हुआ बूढ़े हरामजादे, अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब बोल क्यों नहीं रहे? मैंने टेक्निक एक्टिवेट की और प्योर यांग बॉडी की शक्ति के साथ उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके चेहरे से जलने जैसी आवाज आई, लेकिन फिर भी वह कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने ध्यान से उसे देखा, फिर बॉडीगार्ड की ओर मुड़कर कहा, यह बूढ़ा तो लगता है मर गया। घोस्ट जनरल बॉडीगार्ड का चेहरा बदल गया। उसका उसे मारने का इरादा नहीं था, वह सिर्फ उसकी सारी हड्डियां तोड़कर उसे लड़ने लायक नहीं छोड़ना चाहती थी। उसी समय जेंग यून की मां जल्दी जल्दी वहां पहुंची। उसने झुककर मुरम फेंग की जांच की। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों दिखाई दिए। मू रंगफंग सचमुच मर चुका था। इतना ही नहीं, उसके शरीर की त्वचा लाल औरा के प्रभाव में धीरे धीरे पिघल रही थी। वह स्तब्ध रह गई। वियर्डो ऑक्शन की स्थापना के बाद से आज तक कोई भी इंसान किसी वियर्डो को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, लेकिन अब पहला ऐसा इंसान सामने आ चुका था जो वियर्डोस को घायल कर सकता था। बॉडीगार्ड ने तुरंत लोगों को मू रंगफांग की लाश हटाने का आदेश दिया। फिर उसने मेरी बाह पकड़े खड़ी जेंग यून की ओर देखा। मिस्टर बायंग, क्या मैं आपके लिए एक प्राइवेट रूम अरेंज कर दूं? मैंने सिर हिलाया। फिर जेंग यून के साथ उस कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे के अंदर हम दोनों आमने सामने बैठ गए। अब तक संभल चुकी जेंग यून फिर से अपने शर्मीले रूप में लौट आई थी। ब्रोदर बायंग, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। ठीक है, अभी कुछ मत कहो, मैं शुरू करने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगे कि यह ज्यादा हो रहा है तो मुझे बता देना। जेंग यून का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने धीरे से सिर हिला दिया। मैंने अननेम्ड टेक्निक सर्कुलेट की, अपनी प्योर यांग बॉडी को पूरी तरह एक्टिवेट किया। फिर यांग एनर्जी की एक छोटी धारा जेंग यून के शरीर में भेज दी। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने जल्दी से अपने होंठ दबा ली। उसने पहले भी कई इंसानों की यांग एनर्जी ली थी, लेकिन बायंग जैसे प्योर यांग बॉडी वाले इंसान से सामना पहली बार हुआ था। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल अलग था। मैंने मजाक करते हुए कहा, मिस जंग, अगर तुम ऐसे रिएक्शंस दोगी तो मेरे लिए शांत रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर जंग यून ने मुझे गंभीरता से देखा, फिर धीरे से अपनी उंगली मेरी ओर मोड़कर इशारा किया। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो पास आ जाइए। मैं एक पल के लिए चौंक गया। मिस फीमेल गोस्ट, तुम सचमुच आग से खेल रही हो? उसी क्षण जंग यून ने अचानक सरप्राइज अटैक कर दिया। वह सीधे आगे झुकी और मेरे होंठों को चूम लिया। मेरी आंखें तुरंत फैल गईं। मैं एक फीमेल गोस्ट द्वारा जबरदस्ती किस किया जा रहा हूं? एक जोशीला वर्जिन होने के नाते क्या मैं इस चुनौती को सह सकता था? बिल्कुल नहीं। 2 घंटे बाद मैं कमरे में पालथी मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठा था। जेंग यून के साथ लंबे समय तक कल्चरेशन करने के बाद मेरे शरीर में सूक्ष्म बदलाव आने लगे थे। पहले मैं एक ऐसे कंटेनर की तरह था जिसके अंदर यांग एनर्जी भरी हुई थी। मैं और यांग एनर्जी अलग अलग अस्तित्व थे, लेकिन अब यांग एनर्जी धीरे धीरे मेरे शरीर के साथ मर्ज होने लगी थी। मैंने आश्चर्य से जीभ क्लिक की। क्या यह वही लेजेंडरी डुअल कल्चरेशन है? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरी अननेम्ड टेक्निक का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है। तभी जेंग यून की कोमल आवाज सुनाई दी। ब्रोदर बायंग, मैंने उसकी ओर देखा। पहले वह एक नाजुक पौधे की तरह थी, लेकिन मेरी यांग एनर्जी से नॉरिश होने के बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ चुकी थी। उसका रैंक भी सफलता पूर्वक बढ़ गया था। अगर उसका शरीर और अधिक सहन कर सकता तो शायद वह और यांग एनर्जी चाहती। इस पूरे अनुभव के बाद जेंग यून का व्यवहार मेरे प्रति साफ तौर पर बदल गया था। वह पहले से कहीं अधिक मुझ पर निर्भर हो गई थी। मैं जो भी कहता वह आज्ञाकारी रूप से मान लेती, मानो मेरी हर बात सुनने के लिए तैयार हो। मैं मुस्कुराया। भविष्य में मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जेंग यून ने बिना किसी संदेह के जवाब दिया, मुझे आप पर विश्वास है हस्बैंड। मैं आपकी मदद करूंगी ताकि आप फैमिली इनहेरिट कर सकें। मेरे हस्बैंड जरूर सफल होंगे। मैं मन ही मन आह भर कर रह गया। लव ब्रेन वाले लोग सच में आसानी से धोखा खा जाते हैं। मैं जो भी बड़ी बड़ी बातें करता वह उन पर बिना शर्त विश्वास कर लेती। असल में फैमिली इनहेरिट करने के लिए उसे कम से कम सिटी लॉर्ड लेवल की ताकत चाहिए थी, और सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। लेकिन रेड क्लॉ घोस्ट क्लैन की संपत्ति के बारे में सोचकर मेरे मन में एक विचार आया। दुनिया में कुछ भी
असंभव नहीं है। अगर इंसान ठान ले तो सब कुछ हासिल कर सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए जेंग यून के सिर पर हाथ फेरा। शाओ यू, जब तुम फैमिली इनहेरिट कर लोगी तब अपना मन नहीं बदलोगी ना? तब भी सिर्फ मुझे ही पसंद करोगी, है ना? जेंग यून ने बिना झिझक सिर हिला दिया। हाँ, मैं मुस्कुराया। अच्छा, तो अब से हम एक फैमिली हैं। मेरे लिए तुम्हारी फैमिली को मैनेज करने में मदद करना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? जोंग यू ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारे फैमिली की प्रॉपर्टी पति पत्नी होने के नाते हमारी कॉमन प्रॉपर्टी होगी। जावून ने सिर हिलाया। ठीक है। मैंने तुरंत टॉपिक बदल दिया। क्या ही मासूम छोटी फीमेल गोस्ट है। अगर मैं और बात करता तो मुझे खुद पर ही गिल्टी महसूस होने लगता। मैंने जंग यून के कपड़े ठीक करने में उसकी मदद की, फिर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। लेकिन बाहर का नजारा देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। बाहर घोस्ट्स का एक ग्रुप खड़ा था और सबके चेहरों पर मीनिंगफुल स्माइल थी। एक अकेला आदमी और एक अकेली गोस्ट 2 घंटे तक एक कमरे में साथ रहे तो कोई भी यह नहीं मानेगा कि कुछ नहीं हुआ, कुत्ता भी नहीं। उसी समय ऑक्शनियर मेरे पास आया और दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक एक कार्ड मुझे सौंप दिया। उसमें ऑक्शन से कमाए गए गोस्ट कॉइन्स थे। फिर उसने इनवाइट करने का जेस्चर किया। मिस्टर बायंग, कृपया मेरे साथ ऑक्शन आइटम स्टोरेज रूम तक चलिए। अंदर रखी किसी भी आइटम को आप फ्री में चुन सकते हैं। आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा हैरान रह गया। पहले तो मुझे लगा था कि पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अब सब फ्री था। स्टोरेज रूम में प्रवेश करते ही मेरी नजर तुरंत रेड क्लोक सीक्रेट स्क्रॉल पर टिक गई। मैं इसी को एक्सचेंज करूंगा। मैं ऑक्शन आइटम लिस्ट पहले ही देख चुका था और बाकी किसी चीज में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। मैंने रेड क्लोक सीक्रेट स्क्रोल हाथ में उठाया। ये पीले रंग की पुरानी एनिमल स्किन थी जिस पर कुछ ऐसे रून्स बने हुए थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से देखने पर इसमें कुछ भी खास नहीं लगता था। मुझे टीवी ड्रामास की प्लॉट याद आ गई। अक्सर ट्रेजर्स को एक्टिवेट करने का कोई स्पेशल मेथड होता है, तो क्यों ना यांग एनर्जी इंजेक्ट करके देखा जाए। मैंने तुरंत टेक्निक सर्कुलेट की और यांग एनर्जी अपनी हथेली में इकट्ठा कर ली। अगले ही पल सीक्रेट स्क्रोल लाल रोशनी से चमक उठा। उस पर बने रून्स गायब हो गए। उनकी जगह चाइनीज कैरेक्टर्स दिखाई देने लगे। कल्टिवेट द फायरी बॉडी, रिफाइन द सोल हार्ट। मैंने जल्दी जल्दी उन कैरेक्टर्स को पढ़ा और मेरे चेहरे की खुशी बढ़ती चली गई। ये तो अननेम्ड टेक्निक का कंटिन्यूएशन है, लेकिन जल्द ही मैंने एक और बात नोटिस की। यह सीक्रेट स्क्रॉल भी कंप्लीट नहीं था। यह भी केवल एक फ्रैगमेंट था। मुझे याद आया कि रेड क्लॉक घोस्ट क्लैन के पास और भी सीक्रेट स्क्रॉल मौजूद हैं। संभव है कि बाकी कंटेंट उन्हीं में हो। मैंने स्क्रॉल को पॉकेट में रख लिया और बाहर जाने की तैयारी की, लेकिन ऑक्शनियर ने जल्दी से मुझे रोक लिया। मिस्टर बायंग, आपके प्रति सम्मान दिखाने के लिए ऑक्शन हाउस आपको कुछ सेल्फ डिफेंस आइटम्स गिफ्ट करना चाहता है। जरा इसे देखिए। उसने एक आइटम निकाली। इसे एक 100 साल पहले डेंशिया से पीड़ित एक घोस्ट जनरल ने फोर्ज किया था, क्योंकि इसे एक्टिवेट करने के लिए यांग एनर्जी चाहिए। मुझे लगता है ये आपके लिए परफेक्ट है। इसके बाद ऑक्शनियर ने लगातार कई आइटम्स निकाली और हर एक बेहद वैल्यूएबल लग रही थी। वे मुझ पर जरूरत से ज्यादा फेवर कर रहे थे, और जब कोई इतना फेवर करे तो उसके पीछे कोई मोटिव जरूर होता है। मैंने सारी आइटम्स लेने के बाद पूछा, सीधे सीधे बताओ, पहले फ्री एक्सचेंज, अब फ्री ट्रेजर्स। ऑक्शन हाउस मुझसे आखिर चाहता क्या है? ऑक्शनियर ने राहत की सांस ली। वह सोच ही रहा था कि बात कैसे शुरू करे ताकि मैं मना न कर दूं, लेकिन मैंने खुद ही मुद्दा उठा दिया। उसने तुरंत कहा, ऑक्शन हाउस की वास्तव में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऑक्शनियर ने धीरे से कहा, ऑक्शन हाउस की वास्तव में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 5 दिन बाद H100 घोस्ट एकेडमी में एक इंटरनल ऑक्शन होने वाली है। प्रिंसिपल खुद हमारे पास आए थे। वह आपको ऑक्शन आइटम के रूप में इनवाइट करना चाहते हैं। अब मुझे पूरी बात समझ आ गई। वे मेरे शरीर और यांग एनर्जी पर नजर लगाए बैठे थे। ऑक्शनियर ने एक टैबलेट निकाली और मुझे दिखाई। प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एकेडमी के ट्रेजर वॉल्ट में रखी किसी भी आइटम को फ्री में चुनकर ले जा सकते हैं। मैंने टैबलेट पर नजर डाली। कुछ देर देखने के बाद मेरी नजर एक सन पेंटिंग पर जाकर रुक गई। उस सन पेंटिंग के नीचे डेंस रन्स दर्ज थे, और हैरानी की बात यह थी कि वे रन्स रेड क्लॉक सीक्रेट स्क्रॉल पर बने रन्स से काफी मिलते जुलते थे। मेरी आंखें चमक उठी। क्या यह भी टेक्निक का कोई हिस्सा हो सकता है? मेरे लिए इससे ज्यादा अट्रैक्टिव और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने बिना देर किए तुरंत अग्री कर लिया। ऑक्शन खत्म होने के बाद ऑक्शनियर खास तौर पर मुझसे मिलने आया। मिस्टर बायंग, ऑक्शन समाप्त हो चुकी है। क्या आप ड्रैगन कंट्री टीम के साथ वापस जाना चाहेंगे या फिर वियर्डो वर्ल्ड में रुकना चाहेंगे? अगर कोई और इंसान होता तो वह कभी यह सवाल नहीं पूछता। आखिर एक ह्यूमन के लिए ऑक्शन से जिंदा बचकर निकलना ही किसी मिरेकल से कम नहीं था। ऐसे में कौन रुकना चाहेगा? लेकिन बायंग अलग था। वह फीमेल गोस्ट्स तक को नहीं छोड़ता था। अब जबकि जांग युन और उसकी मदर दोनों यहाँ थीं, ऑक्शनियर को पहले मेरी राय पूछनी ही थी। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले
पूछा, ड्रैगन कंट्री टीम कैसी है? ऑक्शनियर मुस्कुराया, चिंता मत कीजिए, सभी वियर्डोज आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने अंकल लॉन्ग का बहुत ध्यान रखा। उन्होंने केवल थोड़ी सी यांग एनर्जी अब्सॉर्ब की, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मैंने तिरस्कार से होंठ मोड़ लिए। रिस्पेक्ट? ये रिस्पेक्ट नहीं थी, ये फियर था। आखिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने एक गोस्ट जनरल को थप्पड़ मारकर खत्म कर दिया था। मैंने जांग युन की उम्मीद भरी आंखों की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं वियर्डो वर्ल्ड में ही रुकूंगा। मेरे पास क्यूट और ओबीडियंट जैंग युन थी, चार्मिंग मदर इन लॉ शेनिंग्रू थी और डेडिकेटेड लोली गोस्ट जनरल बॉडीगार्ड भी थी। इतना साफ डिफरेंस होने के बाद भी अगर कोई वापस जाता तो वह सच में फूल होता। 100 गोस्ट एकेडमी ऑक्शन शुरू होने से पहले मैं जैंग युन और उसकी मदर के साथ रेड क्लो गोस्ट क्लैन वापस लौट गया। लोली गोस्ट जनरल भी जाने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि जब तक मैं वियर्डो वर्ल्ड नहीं छोड़ता, उसका मिशन मुझे पर्सनली प्रोटेक्ट करना है। वह हर समय मेरे साथ रहेगी। रेड क्लोक गोस्ट क्लैन का सिटी बेहद विशाल था। जैंग युन मेरा हाथ पकड़कर हर जगह घुमा रही थी, जबकि लोली गोस्ट जनरल चुपचाप हमारे पीछे चल रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे और ज्यादा सावर होता जा रहा था। ब्रदर बायांग, देखो, हमारे गोस्ट क्लैन में बहुत सारी डिलिशियस थिंग्स हैं। जैंग युन का उत्साह देखकर मेरा दिल गर्म हो गया। तो रिच गर्लफ्रेंड होने का एहसास ऐसा होता है और थॉटफुल गर्लफ्रेंड होने का एहसास भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन जैसे ही मैंने स्नैक स्टॉल पर रखी चीजें देखी, मैं तुरंत चुप हो गया। हर तरफ ब्लडी और डिगास्टिंग फूड रखा हुआ था। उसे देखकर ही किसी का पेट खराब हो जाए। मेरे चेहरे का भाव देखकर जैंग यून थोड़ी शर्मिंदा हो गई। सॉरी ब्रदर बे, मैं भूल गई कि ह्यूमंस और हम घोस्ट्स अलग तरह का खाना खाते हैं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, बस मुझे यह खाने के लिए मत कहना। अपने क्लैन के लोगों के सामने हेड पैट होने से जैंग यून का चेहरा लाल हो गया। वह शर्म से सिर झुकाकर मुस्कुराने लगी। हम वापस मुड़कर जाने ही वाले थे कि अचानक एक गोस्ट ने रास्ता रोक लिया। वहीं रुक जाओ सिक्स्थ सिस्टर, ये ह्यूमन कहां से आया और ये तुम्हें इस तरह टच क्यों कर रहा है? मैंने सामने देखा, ये जेंग यून का फोर्थ ब्रदर था। वह गुस्से से मेरी तरफ उंगली दिखा रहा था। सिक्स्थ सिस्टर, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हारे लिए मैरिज अरेंज कर दी है और तुम अभी भी दूसरे मर्दों के साथ हग और टच कर रही हो? जैंग यून घबराकर एक पल मेरी तरफ देखने लगी, फिर उसने गुस्से में अपने फोर्थ ब्रदर को घूरा। किसने अग्री किया? क्या मैंने अग्री किया या मदर ने अग्री किया? फोर्थ ब्रदर ने तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा। हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत है क्या? वह 100 घोस्ट एकेडमी का स्टूडेंट है। तुम जैसी ग्रेट डी घोस्ट के लिए वह काफी है। और फिर अंकल ने पहले ही फैसला कर लिया है। इतना कहकर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने मुझे छुआ, वह शॉक होकर तुरंत पीछे हट गया। उसकी हथेली जल चुकी थी। तू नीच ह्यूमन, तूने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की? रेड क्लोक गोस्ट क्लैन के यंग मास्टर होने के नाते उसने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। अब एक ह्यूमन ने उसे घायल कर दिया था। गुस्से से पागल होकर उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सिर को उड़ाने के लिए हमला कर दिया। उसी समय लोली घोस्ट जनरल और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत किसने की? वह बिजली की तरह उछली और उसके घुटने पर एक किक मारी। फोर्थ ब्रदर हवा में उड़ गया और उसी पल लोली की ओरा फूट पड़ी। जैसे ही लोली गोस्ट जनरल की ओरा बाहर निकली, कई गोस्ट जनरल्स तुरंत वहां आ पहुंचे। मैंने सबके सामने जेंग यून को अपनी बाहों में खींच लिया और उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी घोस्ट को छीनना चाहते हो? बस इतनी ही औकात है तुम्हारी? उनमें से एक गोस्ट जनरल ने मुझे नापसंदगी भरी नजरों से देखा। तुम हो कौन? लोली तुरंत मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं मिस्टर बायंग की बॉडीगार्ड हूँ। मैं मुस्कुराया। और मैं कौन हूँ? इतना भी समझ नहीं आया? मैं तुम्हारे क्लैन का सन इन लॉ हूँ। ये सुनते ही जेंग यून ने धीरे से मेरी स्लीव खींची। ब्रोदर बे, ये मेरे अंकल हैं। मेरी नजर तुरंत ठंडी हो गई। तो ये वही बूढ़ा हरामी था जिसने जेंग यून की मैरिज अरेंज की थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि जेंग यून का मतलब था रेड क्लोक घोस्ट क्लैन और रेड क्लॉक घोस्ट क्लैन का मतलब था एंडलेस रिसोर्सेज। यानी यह आदमी मेरी इनकम काटने की कोशिश कर रहा था। किसी की इनकम काटना उसके माता पिता को मारने जैसा होता है। उसे अपना फाइनेंशियल एनिमी मानते हुए मैंने लोली से कहा, इसे मेरे लिए पीटो। लोली की आंखें तुरंत चमक उठी। यह पहला काम था जो ब्रदर बायांग ने उसे सौंपा था। उसे यह काम परफेक्ट तरीके से करना ही था। जैंग यून के अंकल ने लोली की कमर पर लटकता ऑक्शनियर मास्क देखा और तुरंत शॉक में जम गया। रुको रुको, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ लोली का पंच मिला। धड़ाम! एक ही पंच में अंकल दूर जा गिरा। वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन वापस लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऑक्शनियर्स वियर्डो हेवनली डैओ के अधीन होते थे। ऐसी ताकतवर घोस्ट आखिर एक ह्यूमन की बॉडीगार्ड कैसे बन गई? मैंने ठंडी हंसी हंसी। ये पंच श्याओ युन के लिए था, वह तुम्हारा टूल नहीं है। इस घटना के बाद मेरा घूमने का सारा मूड खराब हो गया। शाम होते ही जेंग युन ने हमारे रहने की व्यवस्था कर दी, लेकिन जैसे ही रूम का मामला आया, लोली जोर से बोली, मैं पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। फिर उसने मेरे पैर को पकड़ लिया
और जिद करने लगी कि वह उसी रूम में रहेगी। ये देखकर जेंग यून बेहद गुस्सा हो गई। 100 घोस्ट एकेडमी एग्जाम में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। वह लेवल अप करने के लिए और ज्यादा डुअल कल्चरेशन करना चाहती थी, लेकिन तभी लोली ने एक बॉम्ब शेल गिरा दिया। तुम लोग अपना काम करो, मैं नहीं देखूंगी। रूम में लौटने के बाद मैंने रेड क्लोक सीक्रेट स्क्रोल का अध्ययन शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे पता चला कि इसमें गोस्ट रिफाइनिंग और प्योर यांग बॉडी कल्टीवेशन की टेक्निक दर्ज थी। मैंने तुरंत टेक्निक सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। अचानक लिविंग रूम से जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज आई। धड़ाम! लोली चौंक गई और दौड़कर अंदर आई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मैंने कैजुअल तरीके से प्योर यांग एनर्जी कंडेंस की और उसकी तरफ भेज दी। जैसे ही प्योर यांग एनर्जी उसके शरीर में दाखिल हुई, वह हाँफ उठी। मिस्टर बायंग, मैंने कहा, कुछ मत बोलो, बस देखो कि यह यांग एनर्जी तुम्हारी मदद करती है या नहीं। लोली ने तुरंत सिर हिलाया। बहुत मदद करती है। ये तो मुझे सिटी लॉर्ड लेवल तक ब्रेक थ्रू करने में भी मदद कर सकती है। उसकी बात सुनकर मैं काफी संतुष्ट हुआ। अब मेरी यांग एनर्जी इतनी वैल्यूएबल हो चुकी थी कि गोस्ट जनरल्स तक उसके लिए लालायित थे। मैंने लोली के उत्साहित चेहरे को देखा। क्या तुम सिटी लॉर्ड लेवल तक ब्रेक थ्रू करना चाहती हो? लोली ने जोर जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल चाहती हूँ, मैं मुस्कुराया। तो फिर अब से मेरा फॉलो करो। लोली कुछ पल तक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखती रही, फिर सिर टेढ़ा करके बोली, क्या मैं अभी आपका प्रोटेक्शन नहीं कर रही? मैंने सिर हिलाया। मेरा मतलब साइड चेंज करने से है। तुम अभी भी ऑक्शन हाउस की घोस्ट हो। ये सुनकर लोली गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये कहते कहते उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। फिर वह शर्माते हुए बोली, माय लॉर्ड, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। मैं तो सिर्फ उसे सिटी लॉर्ड लेवल तक पहुंचाने की बात कर रहा था। फिर वह इतनी शर्म क्यों कर रही थी? हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर भी मैंने सिर हिलाया। ठीक है। मैंने हाथ उठाया और यांग एनर्जी उसके शरीर में ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह अचानक मुझ पर झपट पड़ी। उसने मेरे होंठ ढक लिए और लालच से यांग एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगी। मेरी आंखें तुरंत फैल गईं। मुझे फिर से फोर्सफुली किस कर लिया गया था। मेरे दिमाग में तुरंत एक शक आया। क्या इसने चुपके से जेंग यून और मुझे कल्टीवेट करते हुए देख लिया था? और क्या इसे लगा कि यांग एनर्जी अब्सॉर्ब करने का यही रिचुअल होता है? मैंने जल्दी से उसे खुद से दूर धक्का दिया। तुम पागल हो क्या? मिनिमम 3 साल की जेल, मैक्सिमम डेथ पेनल्टी। 2 दिन बाद लोली सफलतापूर्वक एडवांस कर चुकी थी और ठीक उसी समय 100 घोस्ट एकेडमी ऑक्शन शुरू होने वाली थी। मैं और लोली एकेडमी गेट पर पहुंचे ही थे कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमें अजीब नजरों से रोक लिया। वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, तुम कौन हो? मैंने शांत स्वर में कहा, हम ऑक्शन के लिए आए हैं। मैं इनविटेशन लेटर दिखाने ही वाला था कि उसने उसे देखने की भी जरूरत नहीं समझी। धड़ाम! उसने गेट जोर से बंद कर दिया। फिर वॉकी टॉकी उठाकर बोला, कैप्टन, मुझे यहाँ एक ह्यूमन मिला है, उसे बाहर निकालने की परमिशन रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने एक स्टन गन निकाली और खतरनाक मुस्कान दी। पूरी जिंदगी सिक्योरिटी गार्ड रहा हूँ और यह पहली बार है जब मैंने किसी ह्यूमन को देखा है। सुना है ह्यूमंस की यांग एनर्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, क्यों ना थोड़ा टेस्ट करूं? उसके शरीर से भयानक ऑरा निकलने लगी। वह वास्तव में एक गोस्ट जनरल था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और आह भरते हुए बोला, 100 घोस्ट एकेडमी सच में बहुत अमीर है। यहाँ गेट कीपर भी घोस्ट जनरल हैं। मेरी बात सुनकर वह और ज्यादा चिढ़ गया। एक नीच चींटी मेरी तरफ देखकर मजाक करने की हिम्मत कर रही है? मैं अभी तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। वह गरजते हुए स्टन गन घुमाकर मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन लोली ने केवल एक हाथ उठाया। धड़ाम! एक ही पाम स्ट्राइक में सिक्योरिटी गार्ड दूर जा गिरा। ओल्ड वॉन्ग का चेहरा शौक से भर गया। जब उसने लोली की ताकत देखी तो तुरंत भागकर कैंपस के अंदर घुसने की कोशिश की। दशकों से उसने एक सिक्योरिटी कोड याद रखा था। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, सिर्फ ड्यूटी पूरी होने का इंतजार करता हूँ। डेंजर का मुझसे कोई संबंध नहीं। उसे इतनी बुरी तरह डरता देखकर मेरा उससे बहस करने का मन भी नहीं हुआ। मैंने बस हाथ हिलाया। लोली, खत्म कर दो। लोली की घोस्ट एनर्जी एक विशाल घोस्ट पाम में बदल गई। वह आसमान से गिरते पहाड़ की तरह ओल्ड वांग की तरफ आ रही थी। ओल्ड वांग डर के मारे कांपने लगा। उसी समय उसकी कमर पर लटका वॉकी टॉकी अचानक बज उठा। उसमें सिक्योरिटी कैप्टन की आवाज आई, ओल्ड वांग, उन्हें तुरंत अंदर आने दो। वे प्रिंसिपल द्वारा इनवाइट किए गए डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं। जरा भी ऑफेंड मत करना। ओल्ड वांग की आंखों में आंसू आ गए। तुम बहुत देर से बोले, हरामियों। वह तेजी से गिरती घोस्ट पाम को देखता हुआ मन ही मन बुदबुदाया, गुड बाय मॉम, आज रात मेरे लिए डिनर मत बचाना। अगले ही पल धड़ाम, काला धुआं हर तरफ फैल गया। जब ब्लैक मिस्ट छौंटी तो ओल्ड वॉन्ग एक मीट पैटी में बदल चुका था। उसी समय दूर से जल्दी जल्दी आते कदमों की आवाज सुनाई दी। प्रिंसिपल और सिक्योरिटी कैप्टन तेजी से हमारी तरफ दौड़ते हुए आए। प्रिंसिपल ने इधर उधर देखा। ओल्ड वॉन्ग कहाँ है? उसे बाहर आने को कहो। फिर वह मेरी तरफ मुस्कुराया। मिस्टर बायांग, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन उसी समय वह गुस्से से ओल्ड वैंग को ढूंढ भी रहा था। मैंने चुपचाप अपनी उंगली नीचे की तरफ कर दी। आप इस समय ओल्ड वांग पर ही खड़े हैं। प्रिंसिपल नीचे देखने लगा। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ गया। सिक्योरिटी कैप्टन तो लगभग रो ही पड़ा
पड़ा। ओल्ड वोंग, तुम कितनी दुखद मौत मरे, उसका अच्छा दोस्त उसकी आंखों के सामने मर गया था और वह खुद उस पर पैर रखे खड़ा था। लेकिन प्रिंसिपल ने इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। स्पष्ट था कि मेरी वैल्यू एक सिक्योरिटी गार्ड से कहीं ज्यादा थी। प्रिंसिपल मुस्कुराया। ऑक्शन जल्दी शुरू होने वाली है मिस्टर बायंग, आप आज के फिनाले गेस्ट हैं। हमने आपके लिए एक प्राइवेट बॉक्स तैयार किया है, आप वहां आराम कर सकते हैं। जब प्राइवेट बॉक्स का डोर खोला गया, मैं वहीं जम गया। अंदर 4 सक्सुबी मौजूद थी। उनके शरीर पर सिर्फ पतली गाज जैसी लेयर थी। उन्हें एक नजर देखना भी किसी की आत्मा हिला देने के लिए काफी था। सौभाग्य से मेरा प्योर यांग बॉडी सुक्कुबी के चार्म का रेजिस्टेंस रखता था। प्रिंसिपल ने मुझे आश्चर्य से देखा। घोस्ट वर्ल्ड में भी बहुत कम लोग सक्यूबाई का सामना कर पाते थे। 4 सक्यूबाई एक साथ, ये तो और भी कठिन था। मिस्टर बायंग, गलत मत समझिए, सक्यूबाई एक एंटरटेनमेंट रेस है, उनका चार्म नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कहकर प्रिंसिपल चला गया और ऑक्शन आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। लेकिन रूम में मौजूद 4 सक्यूबाई की वजह से मेरा ध्यान ऑक्शन पर बिल्कुल नहीं था। चारों सक्यूबाई मेरे चारों तरफ आ गई। उनमें से एक मुस्कुराकर बोली, मिस्टर बायंग, ऑक्शन देखना कितना बोरिंग है, क्यों ना हम कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग करें। उनका चार्म मुंह पर काम नहीं कर रहा था, इसलिए अब वे दूसरी मेथड आजमाने वाली थी। मैंने लोवली की तरफ देखा। थोड़ी देर बाहर जाओ, डोर गार्ड करो। लोवली ने तुरंत सिर झुका दिया। यस बॉस। उसके बाहर जाने के बाद मैं सोफा पर लेट गया और सक्यूबी स्पा सर्विस का आनंद लेने लगा। कुछ समय बाद मेरे मन में एक विचार आया। मैं इन सक्यूबाई को अपने पास रखना चाहता था। इसी वजह से ऑक्शन खत्म होने के बाद मैं लोली को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अचानक मुझे जेंग यून की आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे कोई पसंद है, मेरा पीछा करना बंद करो। ये सुनते ही मेरी भौं ऊपर उठ गई। लगता है जेंग यून किसी मुसीबत में थी। जेंग यून के चेहरे पर ठंडापन और चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ बेनिफिट्स देकर मुझे खरीदने की कोशिश मत करो। मेरे बेवकूफ भाई मुझे मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। उसके सामने खड़े घोस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें कोई पसंद है? नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं उनकी बातचीत सुनते हुए आगे बढ़ा। शुरुआत में मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब वो एहसास पूरी तरह खत्म हो चुका था। मुझे लगा था कि कोई बहुत सीरियस बात होगी, लेकिन निकला क्या? बस एक सिंप अपनी गॉडेस के पीछे पागल होकर घूम रहा था। इंसानों में तो ऐसे सिंप्स हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन किसी घोस्ट को पहली बार ऐसा देखा था। ये सोचकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चर्मो, लड़कियों को ऐसे नहीं पटाया जाता। इतना कहकर मैं सीधे जेंग यून के पास गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे किस कर लिया। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। जिस गॉडेस को पाने के लिए वो इतने समय से तरस रहा था, उसे मेरी आंखों के सामने जबरदस्ती किस करते देख उसका दिमाग सुन्न हो गया। जब उसे होश आया तो वो घबरा गया। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। वो मेरी तरफ बढ़ने ही वाला था कि लॉली ने उसका रास्ता रोक लिया। अगर तुमने मेरे बॉस को दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसी समय मैंने जेंग यून को छोड़ दिया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। तुम ये क्या? ये सब इतना अचानक। उसकी आवाज मच्छर की भनभनाहट जितनी धीमी थी। सुनने में वो शिकायत जैसी लग रही थी, लेकिन उसके बोलने का अंदाज ज्यादा कोकविटिश था। उधर उस लड़के की आंखें लाल हो चुकी थीं। क्या ये वही ठंडी और शांत गॉडेस थी? उसे अब सब समझ आ गया था। मैंने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखा, लड़कियों को ऐसे पटाया जाता है। इतना कहकर मैं जेंग यून को साथ लेकर वहां से चला गया। हम सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। प्रिंसिपल मुस्कुराया और बोला, कैसा लगा मिस्टर बायंग? क्या आप उन सक्यूबाई से सेटिस्फाइड हैं? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। प्राइस बताइए। प्रिंसिपल थोड़ा सा भौहें सिकोड़ कर बोला, लेकिन चूंकि मिस्टर बायंग ने खुद कहा है, वो मुझे मना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कीमत रखी 8 लाख गोस्ट कॉइन्स। मैं ट्रांजैक्शन पूरा करने ही वाला था कि अचानक प्राइवेट बॉक्स से एक आवाज आई, मैं 1 मिलियन देता हूँ, वो चारों सक्सुबी मुझे दे दो। मैंने उस तरफ देखा। एक घोस्ट लड़खड़ाते हुए कदमों से हमारी तरफ आ रहा था। उसका पूरा शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। उसे देखकर बस एक ही शब्द दिमाग में आता था, एग्जॉस्टेड। इतना कमजोर होने के बावजूद भी वो मुझसे सक्यूबी छीनने आया था। ये तो सच में छोटी छोटी खुशियों के पीछे पागल होने वाली बात थी। मैंने हैरानी से वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखा। वो खुद को दिस सीट कहकर बुला रहा था, जो काफी इंटिमिडेटिंग लग रहा था। मैं सोचने लगा कि आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है। वाइस प्रिंसिपल थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, ये प्रिंसिपल का बेटा है, अभी सिर्फ ग्रेड बी है। एक मामूली ग्रेड बी होकर भी खुद को दिस सीट कहता है। अगर मैं उसका घोस्ट रैंक देख पाता तो बहुत पहले ही इसे एक थप्पड़ मार
चुका होता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। ये सुनते ही मैंने उस कमजोर घोस्ट का कॉलर पकड़ लिया। मेरे हाथ पर यांग एनर्जी फैल गई और अगले ही पल छटाक मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फोर्स बिल्कुल परफेक्ट थी, उसे सिर्फ चक्कर आया, कोई गंभीर चोट नहीं लगी। वो अपना चेहरा पकड़कर मुझे अविश्वास से देखने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सुना नहीं, मेरा बाप प्रिंसिपल है, चालों तक मुझे इस तरह मारने की हिम्मत नहीं करता। मैं ठंडा सा हंसा, धीरे से अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई। मेरे पूरे शरीर से यांग एनर्जी फूटने लगी। अगले ही पल मैं उस पर टूट पड़ा। खूंसे, लातें एक के बाद एक लगातार बरसने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगी, लेकिन वाइस प्रिंसिपल बस खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। उसने मुझे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। करीब 1 घंटे बाद एक शीप हेडेड गोस्ट वहां आया और आखिरकार इस एक तरफा पिटाई को खत्म कराया। मिस्टर बायंग, अब आपकी स्टेज पर जाने की बारी है। मैं रुक गया। मैंने उस कमजोर गोस्ट को, जो अब पूरी तरह जल चुका था और जिसकी शक्ल सूअर के सिर जैसी सूज चुकी थी, एक तरफ फेंक दिया। उसी समय वाइस प्रिंसिपल जल्दी से बोला, मिस्टर बायंग, कृपया पहले स्टेज पर जाइए। मैं आपके लिए उन सकसुबी को संभाल कर रखता हूँ। मैं ऑक्शन के बैक स्टेज पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा, कई काली रोशनियां चमकी। अगले ही पल उलझन में पड़े इंसानों का एक ग्रुप वहां दिखाई दिया। ये अमेरिका के एलीट वेटरन्स थे। उनमें से एक ने ऑक्शन हॉल को देखकर हैरानी से कहा, क्या बात है, क्या ऑक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था? फिर से क्यों शुरू हो रहा है? क्या फीमेल गोस्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है? उसने चारों तरफ देखा, आखिर उसकी नजर मुझ पर आकर रुकी। उसने टूटी फूटी ड्रैगन लैंग्वेज में पूछा, ड्रैगन पर्सन, तुम नए लगते हो, तुम्हारे ड्रैगन कंट्री का बाईयांग कहाँ है? मैंने उस घमंडी आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बाईयांग? हमारे महान ड्रैगन कंट्री में 3 अरब लोग रहते हैं। बाईयांग नाम के लोग अनगिनत हैं। वो गुस्से से मुझे घूरने लगा। तू दुबला पतला बंदर बेवकूफ मत बन। मैं पिछले ऑक्शन वाले बेयंग की बात कर रहा हूँ। सुना है वो बहुत ताकतवर है। अगर वो यहाँ मिला तो मैं उसका सिर उड़ा दूंगा। मैं उसे बिना कुछ बोले देखता रह गया। अजीब बात थी, चाहे इंसान हो या गोश्त, हर कोई मेरा सिर उड़ाना चाहता था। लेकिन जिसने पिछली बार यही बात कही थी, उसकी कब्र पर अब तक लंबी लंबी घास उग चुकी होगी। जब उसने देखा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ तो वो पूरी तरह भड़क गया। ड्रैगन पर्सन, क्या तुम बहरे हो? मैं जवाब देने ही वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मिस्टर बायंग, आप आखिरकार आ गए। मैंने मुड़कर देखा, वो पिछले ऑक्शन वाला सिंप ऑक्शनर था। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उसे मुझे इस तरह बुलाते सुना, सबके चेहरे जम गए। मैंने हाथ हिलाया, फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे जवाब देते देख सिंप ऑक्शनर खुशी से पागल हो गया। वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। रास्ते में जो आदमी खड़ा था उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। मिस्टर बायंग, यहाँ कोई दूसरा घोस्ट नहीं है? क्या मैं आपकी थोड़ी सी यांग एनर्जी खरीद सकता हूँ? बाकी देशों के लोग पूरी तरह हैरान रह गए। तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? लेकिन ऑक्शनियर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। जब उसने कहा कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है तो उसका मतलब दूसरे गोस्ट से था। जहां तक इन इंसानों की बात थी, उनकी उसके लिए कोई अहमियत नहीं थी। मैंने तुरंत हामी नहीं भरी। मैंने बस अपनी उंगलियां आपस में रगड़ दी। मतलब बिल्कुल साफ था, पेमेंट। सिंप ऑक्शनियर तुरंत समझ गया। मैं आपकी यांग एनर्जी के बदले 2 मिलियन गोस्ट कॉइन्स की कीमत वाला एक होटल दूंगा। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर हामी भर दी। अब मेरे आसपास फीमेल गोस्ट्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। उनके रहते मेरा इंसानी दुनिया में लौटने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अगर मुझे गोस्ट वर्ल्ड में ही रहना था तो अपनी प्रॉपर्टी होना भी बुरा नहीं था। मेरी मंजूरी मिलते ही सिंप ऑक्शनर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कुछ पल हिचकिचाया, फिर मुझे बैक स्टेज के अंदर चलने का निमंत्रण दिया। दूसरे देशों के एलीट वेटरन्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर बायंग की यांग एनर्जी कितनी भयानक है जो एक घोस्ट को इतना बड़ा सिंप बना देती है। क्या हमने किसी बहुत बड़े आदमी को नाराज कर दिया? मैं काफी दूर निकल चुका था, लेकिन अचानक रुक गया। मैं वापस मुड़ा और उस शीप हेडेड गोस्ट के पास गया जो ह्यूमन ऑक्शन आइटम्स की रखवाली कर रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे लिए एक काम करोगे? इन सब की अच्छी तरह पिटाई कर देना। बस इतना ध्यान रखना, इतने जिंदा रहें कि ऑक्शन में बेचे जा सकें। इतना कहकर मैंने उसे अपनी यांग एनर्जी की एक हल्की सी मात्रा दे दी। अगले ही पल वो खूंखार शीप हेडेड गोस्ट तुरंत एक सिंप शीप में बदल गया। जी मिस्टर बायंग, मैं गारंटी देता हूं कि आपका काम पूरा होगा। जब मैंने उसे रिश्वत दी तो मैंने अपनी आवाज बिल्कुल भी धीमी नहीं की। मेरी हर बात वहां मौजूद सभी लोगों ने साफ साफ सुन ली। जो बेचैनी उनके दिल में थी वो अब पूरी तरह निराशा में बदल चुकी थी। कुछ ही देर बाद ह्यूमन ऑक्शन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। मेरी यांग एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद सिंप ऑक्शनियर आखिरकार ग्रेड एस में एडवांस कर चुका था। वो एक शक्तिशाली ऑरा के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ और उत्साह से बोला, 100 गोस्ट्स एकेडमी ऑक्शन का दूसरा चरण अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। इस बार इंसानों में हमने एक बेहद सम्मानित पार्टनर को इन्वाइट किया है। मिस्टर बायंग, जी हाँ, वही इंसान जिसकी यांग एनर्जी इतनी शक्तिशाली है कि घोस्ट्स तक फट जाते हैं। वही इंसान जिसके लिए
कई घोस्ट जनरल्स आपस में लड़ चुके हैं। वही बयांग जिसकी कीमत 9 मिलियन घोस्ट कॉइन्स लग चुकी है। सिंप ऑक्शनियर लगातार मेरी तारीफ करता रहा, लेकिन नीचे बैठे घोस्ट्स उसकी बातें ज्यादा ध्यान से नहीं सुन रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि मैं कितना खास हूँ। उनका सारा ध्यान किसी और चीज पर था, सिंप ऑक्शनर के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले वो सिर्फ ग्रेड ए था, लेकिन मुझे देखकर और मेरी यांग एनर्जी पाने के बाद वो सीधे ग्रेड एस बन गया। उसकी ऑनरा इतनी साफ थी कि कोई भी उसे महसूस कर सकता था। ये सोचते ही सभी घोस्ट्स की आंखें लालच से चमक उठी। अब वो बेसब्री से मेरे स्टेज पर आने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद शीप हेडेड घोस्ट अलग अलग देशों के एलीट वेटरन्स को घसीटते हुए स्टेज पर लेकर आया। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। जो लोग कुछ देर पहले तक पूरे कॉन्फिडेंस में थे, अब मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उस शीप हेडेड घोस्ट ने सचमुच मेरा आदेश पूरी तरह माना था। उसने उन्हें बस एक आखिरी सांस के सहारे जिंदा छोड़ा था। ऑक्शनियर उन लोगों को मरे हुए सुअरों की तरह घसीट कर लाते देख पूरी तरह अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका इंट्रोडक्शन कैसे करे। खुशकिस्मती से उसी समय मेरी एंट्री होने वाली थी। उसे तुरंत टॉपिक बदलने का मौका मिल गया। अब कृपया मिस्टर बयां का स्वागत कीजिए। मैं धीरे धीरे लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के सहारे ऊपर उठा। मैं एक आरामदायक सोफा पर बैठा था। मेरे दोनों तरफ 4 बेहद खूबसूरत फिगर वाली फीमेल गोस्ट्स खड़ी थी। मैंने उंगलियां चटकाई। तुरंत एक फीमेल गोस्ट आगे बढ़ी। उसने सोडा की बोतल खोली और आदर से मुझे थमा दी। मैंने अपनी उंगली से अपने कंधे की तरफ इशारा किया। दूसरी फीमेल गोस्ट तुरंत मेरे पीछे आई और बड़े प्यार से मेरे कंधों की मैसाज करने लगी। फिर मैंने दोबारा उंगलियां चटकाई। बाकी बची दोनों फीमेल गोस्ट्स एक सिगार और एक लाइटर लेकर मेरे सामने आ गई। मैंने सिगार जलाई, एक लंबा कश लिया और सफेद धुएं का घना बादल बाहर छोड़ा। फिर मैंने हल्की सी भौं उठाकर कहा, जल्दी ऑक्शन शुरू करो, मुझे जल्दी है। नीचे बैठे सभी गोस्ट्स मुझे घूरने लगे। धत्तेरे की मन तो करता है इसी वक्त इसे पीट दें। ये इंसान जरूरत से ज्यादा घमंडी है। पहले इंसानों को आधा मरा हुआ घसीट कर लाया गया और अब दूसरा इंसान यहाँ बैठकर ऐसे हुक्म चला रहा है। प्राइवेट बॉक्स में बैठा बूढ़ा प्रोफेसर गोस्ट अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने खिड़की खोली और ठंडी आवाज में कहा, क्या बेहुदा तमाशा है, एक इंसान की इतनी हिम्मत। तुम खुद को समझते क्या हो? बस थोड़ी सी यांग एनर्जी वाला एक चींटी भर हो। तुम्हारी यांग एनर्जी आखिरकार हमारे गोस्ट्स के ही काम आएगी। उसके पास सिटी लॉर्ड लेवल की स्ट्रेंथ थी, इसलिए उसे बोलने का पूरा अधिकार महसूस हो रहा था। लेकिन आजकल किसके पास सिटी लॉर्ड लेवल का सहारा नहीं था? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने सीधे सिंप ऑक्शनर की तरफ इशारा करके कहा, मुझे ये बूढ़ा पसंद नहीं है, क्या तुम इसे यहाँ से बाहर निकलवा सकते हो? सिंप ऑक्शनर के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, भाई तुम भी कमाल करते हो। मैं अभी अभी ग्रेड एस बना हूँ और तुम चाहते हो कि मैं एक सिटी लॉर्ड लेवल घोस्ट को बाहर निकाल दूं? क्या मुझे मरवाने का इरादा है? लेकिन एक सिंप को आखिर सिंप की तरह ही बिहेव करना पड़ता है। अगर उसे बे यांग को खुश रखना था तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता। उसने तुरंत बूढ़े प्रोफेसर की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, ओए बूढ़े हरामखोर, मिस्टर बायंग से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर बिड नहीं लगानी तो दफा हो जाओ। उसकी बात सुनते ही पूरे ऑक्शन हॉल का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया, लेकिन वहां सिर्फ मैं ही था जो ताली बजाकर खुश हो रहा था। बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं लड़के। इतना कहकर मैंने उसे अपनी यांग एनर्जी की एक और हल्की मात्रा इनाम में दे दी। उसे मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर बे यांग। ये इनाम सिर्फ उसे खुश करने के लिए नहीं था। मैं जानबूझकर सभी गोस्ट्स को अपनी असली कीमत दिखा रहा था। आखिर अब तक उन्होंने मेरे बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। अगर मैं उन्हें अपनी ताकत अपनी आंखों से नहीं दिखाता तो उन पर मेरा असर नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने अपना प्योर यांग बॉडी एक्टिवेट किया, पूरे ऑक्शन हॉल में मौजूद सभी घोस्ट्स ने एक साथ गहरी सांस खींची। कमाल है, मुझे इसकी बिड हर हाल में जीतनी है। प्राइवेट बॉक्स में बैठा बूढ़ा प्रोफेसर भी मेरी यांग एनर्जी महसूस करते ही पूरी तरह चौंक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो कई दशकों से सिटी लॉर्ड लेवल पर अटका हुआ था, लेकिन आज उसे पहली बार लगा कि शायद इस इंसान की मदद से वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक्साइटमेंट खत्म होते ही उसे अपनी हरकत याद आ गई। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने मुझसे झगड़ा किया था। उसके चेहरे का बदलता हुआ एक्सप्रेशन देखकर मैं हंस पड़ा। क्या हुआ बूढ़े, अब पछता रहे हो? मेरी बात सुनते ही उसका पहले से बदसूरत चेहरा और भी काला पड़ गया। मैंने फिर सिंप ऑक्शनियर की तरफ देखकर कहा, मैंने पहले भी कहा था मुझे ये बूढ़ा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, क्या इसे बाहर नहीं निकाल सकते? मेरी ये बात सुनते ही बूढ़ा प्रोफेसर पूरी तरह फट पड़ा। नीच इंसान, बार बार मुझे उकसा रहा है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? तुम्हें मारकर भी मैं तुम्हारी प्योर यांग एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। मैंने उसकी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की। मैंने ताली बजाई। मेरे पास खड़ी लॉली तुरंत आगे बढ़ी। डीट बूढ़े, ब्रदर बयांग के खिलाफ हत्या की नीयत रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर उसने अपनी सिटी लॉर्ड लेवल ऑनरा छोड़ दी। अगले ही पल वो सीधे बूढ़े प्रोफेसर की तरफ झपटी। उसने अपनी घोस्ट एनर्जी को हथेली में इकट्ठा
इकट्ठा किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। धड़ाम। बूढ़ा प्रोफेसर वहीं खून उगल बैठा। उसने मेरी तरफ डर से भरी आंखों से देखा। एक मामूली इंसान के पास सिटी लॉर्ड लेवल बॉडीगार्ड कैसे हो सकती है? क्या इंसान हमारे गोस्ट्स का खाना नहीं होते? अफसोस, उस बूढ़े को कभी पता नहीं चलने वाला था। सिर्फ एक ही बात थी, जमाना बदल चुका है। मैंने वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखा। प्रिंसिपल, मुझे आपके ऑक्शन में इनवाइट किया गया, लेकिन क्या आप लोग कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे? पहले गेट वाला सिक्योरिटी गार्ड मुझे मारना चाहता था, अब ये बूढ़ा भी वही कर रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं इंसान हूँ आपको लगता है कि मुझे आसानी से बुली किया जा सकता है? सिंप ऑक्शनियर भी तुरंत बोला, बिल्कुल, एग्जैक्टली। वाइस प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए माफी मांगी। मिस्टर बैयांग, कृपया नाराज मत होइए, ये बूढ़ा सोच में बहुत पुराना है, मैं अभी इसे बाहर निकलवाता हूँ। उसने बूढ़े प्रोफेसर की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। प्रोफेसर वू, ये ऑक्शन खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। आप अब यंग गोस्ट्स की दुनिया में फिट नहीं बैठते, कृपया यहाँ से चले जाइए। बूढ़ा प्रोफेसर कुछ कहना चाहता था, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने उसे बीच में ही रोक दिया। बूढ़े बेवकूफ, इज्जत से जाने का मौका मिल रहा है, उसे स्वीकार करो। मुझे मजबूर मत करो कि स्टूडेंट्स के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूं। बूढ़े प्रोफेसर ने भारी सांस ली। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो गुस्से और बेबसी के साथ वहां से चला गया। मैंने लॉली को वापस अपने पास बुलाया, फिर उसके कान में धीरे से कहा, बाद में मौका मिले तो इस बूढ़े का हमेशा के लिए काम तमाम कर देंगे। लॉली ने बिना झिझक जवाब दिया, ठीक है ब्रदर बायांग, लेकिन ये बूढ़ा 100 गोस्ट्स एकेडमी का प्रोफेसर है, इसे मारना आसान नहीं होगा जब तक कि आप किसी गोस्ट एम्परर की मदद न ले आए। मैंने अफसोस के साथ सिर हिलाया। गोस्ट एम्परर? फिर इस बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल इसकी आइडेंटिटी थोड़ी सेंसिटिव है। जो बूढ़ा प्रोफेसर अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, उसके कदम लड़खड़ा गए। नीचे बैठे सभी घोस्ट्स भी मुझे हैरानी से देखने लगे। ये आदमी सच में बहुत हिम्मती है, ऐसी बातें तो लोग छिपकर प्लान करते हैं, ये तो सबके सामने बोल रहा है। उसी समय वाइस प्रिंसिपल वापस अपने प्राइवेट बॉक्स की तरफ जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसकी नजर स्टेज पर पड़े इंसानों पर गई। वो भौहें सिकोड़ कर बोला, ऑक्शन हाउस वाले आखिर कर क्या रहे थे? इन लोगों की ऐसी हालत किसने की? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, ये मैंने किया है। ये सुनते ही वो तुरंत बनावटी हंसी हंस पड़ा। अच्छा, अगर मिस्टर बैयांग ने किया है तो फिर मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी अपने प्राइवेट बॉक्स में लौट गया। उसे डर था कि कहीं किसी और मुसीबत में न फंस जाए। स्टेज पर पड़े अलग अलग देशों के एलीट वेटरन्स पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी। उन्होंने आखिर उस ड्रैगन कंट्री के शैतान को क्यों नाराज किया? सिंप ऑक्शनियर ने अपना गेवल बजाया। अब ऑक्शन शुरू होती है। सबसे पहले है साउथ कोरिया का पार्क डोजी। स्टार्टिंग प्राइस 50,000 घोस्ट कॉइन्स। हर अगली बिड कम से कम 5,000 घोस्ट कॉइन्स ज्यादा होनी चाहिए। मुश्किल से सांस ले रहे पार्क डोजी को उठाकर स्टेज पर लाया गया, लेकिन ऑक्शन शुरू होने के बाद भी काफी देर तक किसी ने भी बिड नहीं लगाई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि किसी घोस्ट की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, और अगर वो पूरी तरह स्वस्थ भी होता तो भी बैयंग को देखने के बाद कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब वो लगभग अनसोल्ड होने वाला था, तभी आखिर एक गोस्ट ने बिड लगाई, 55,000 गोस्ट कॉइन्स। सिंप ऑक्शनियर ने तुरंत गैवल बजाकर बिड कंफर्म कर दी। वो स्टूडेंट गोस्ट कॉइन्स देकर स्टेज पर चढ़ गया, लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट उसने पार्क डोजी की यांग एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं की, बल्कि वो पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ पड़ा। ठीक, मुझे लगा वो मुझ पर हमला करेगा। मैंने बिना देर किए अपने साइज 12 टी वाले जूते से उसके मुंह पर जोरदार किक मारी। वो हवा में 2 बार पलटा खाकर जमीन पर जा गिरा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो दोबारा उठा और सीधे आकर मेरी जांग पकड़कर लिपट गया। मिस्टर बायंग, क्या आप मुझे थोड़ी सी यांग एनर्जी दे सकते हैं? प्लीज, बस थोड़ी सी। मैं ब्रेक थ्रू के बिल्कुल किनारे पर हूँ, बस थोड़ा सा काफी होगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, चेहरा तो कुछ खास नहीं, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, दफा हो जाओ। मैंने उसे एक लात मारकर दूर फेंक दिया। सिंप ऑक्शनर ने उसे ठंडी नजरों से देखा। अब मिस्टर बायंग के आसपास सिंप्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे पहली बार दबाव महसूस हुआ। अगर उसने जल्दी कोई तरीका नहीं निकाला तो भविष्य में खुशामद करने के लिए उसके पास कोई मौका ही नहीं बचेगा। ऑक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। आखिरकार फिनाले की बारी आ गई, और वो मैं था। स्टेज के नीचे मौजूद सभी फीमेल गोस्ट्स अपनी अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करने लगी। हर कोई चाहता था कि मेरी नजर उसी पर पड़े। एक फीमेल गोस्ट सबसे पहले चिल्लाई, ब्रदर बायांग, मेरे पास 1 मिलियन गोस्ट कॉइन्स हैं। जल्दी से सिस्टर की बाहों में आ जाओ। बिलीव मी, 1 मिलियन क्या चीज है, मेरे पास 3.8 मिलियन गोस्ट कॉइन्स हैं। लिटिल ब्रदर बायांग, सिस्टर के पास पैसे तो नहीं है, लेकिन सिस्टर बहुत चार्मिंग है। मैंने सिर हिला दिया। मुझे उनमें से किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनमें से हर एक मुझसे ज्यादा गरीब थी। उसी समय सिंप ऑक्शनियर ने धीरे से अपना गैवल बजाया। एवरीवन, अगला ऑक्शन आइटम है ड्रैगन कंट्री के सबसे डिस्टिंग्विश्ड मिस्टर बायांग। इसके बाद वह फिर से मेरी जमकर तारीफ करने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भले ही नीचे बैठे गोस्ट्स बेचैन दिखाई
दिखाई दे रहे थे, फिर भी एक भी गोस्ट उसे रोकने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उल्टा सभी उसके साथ ताली बजाने लगे और बीच बीच में मेरी तारीफ भी करने लगे। वे सभी पूरे के पूरे सिम्प्स बन चुके थे। 10 मिनट बाद सिम्प ऑक्शनर का गला सूख गया और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। आखिरकार वह रुक गया। जो घोस्ट्स उसके साथ मेरी चापलूसी कर रहे थे, उन्होंने भी राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस ऑक्शनियर की सकिंग अप करने की स्किल इतनी जबरदस्त होगी। आखिर कोई एक ही इंसान की 10 मिनट तक बिना एक भी सेंटेंस दोहराए तारीफ कैसे कर सकता है? मुझे इन लोगों से अपनी इतनी तारीफ सुनकर मजा आ रहा था, इसलिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रेड प्योर यांग एनर्जी को चैनल किया। वह हवा में उड़ गई और धड़ाम की आवाज के साथ फट गई। चारों तरफ बिखरी हुई यांग एनर्जी को देखकर सभी गोस्ट्स पागलों की तरह उसे लूटने के लिए टूट पड़े। प्राइवेट बॉक्स में बैठी लिनशिया की आंखें फैल गईं। ये आदमी आखिर है कौन? ये तो प्योर यांग एनर्जी है, जिसकी क्वालिटी सामान्य यांग एनर्जी से भी कहीं ज्यादा है, और ये इसे ऐसे बांट रहा है जैसे कैंडी बांट रहा हो। उसने तुरंत अपने माथे पर लगी टैलिस्मन्स पेपर को उतारा और उस पर कुछ लिख दिया। एक काली रोशनी चमकी और उसका मैसेज भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद प्राइवेट बॉक्स के अंदर एक पैसेज खुल गया। उस पैसेज के अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने एक बैंक कार्ड नीचे गिराया और वापस जाने ही वाला था कि लिनशिया ने उसे जल्दी से रोक लिया। सिस्टर, आप खुद क्यों आ गई? आइए थोड़ी देर बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। ये ह्यूमन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। पैसेज के दूसरी तरफ कुछ देर तक पूरी खामोशी रही। काफी देर बाद एक ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी। कुछ दिन पहले एक बेवकूफ ने मुझसे 3 मिलियन घोस्ट कॉइन्स उधार लिए थे, सिर्फ एक ह्यूमन के लिए बिड करने के लिए। बाद में मैंने सुना कि उसी ह्यूमन ने उसे थप्पड़ मार मार कर मार डाला। भले ही सामने वाले ने सीधे सीधे नहीं कहा था, लेकिन मैं समझ गई थी। इस समय मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए मेरे सामने कोई बेवकूफी मत करना। ये सुनते ही लिनशिया तुरंत चुप हो गई। एक ह्यूमन ही तो है, सिर्फ यांग एनर्जी का कैरियर। हमारे जिगंग क्लैन को कभी भी यांग एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मेरी गोस्ट एम्परर कल्टीवेशन का यांग एनर्जी से कोई लेना देना है? लिनशिया ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उनके जिगंग क्लैन की उम्र बहुत लंबी होती थी। जब तक वे काफी लंबे समय तक जीवित रहते, वे अपने आप ब्रेक थ्रू कर सकते थे, लेकिन वह खुद सिर्फ 200 साल की एक रुकी थी। वह अपनी सिस्टर की तरह 10,000 साल तक कठिनाई झेलकर गोस्ट एम्परर नहीं बन सकती थी। लिनशिया ने हेवन एंड अर्थ बैंक सेविंग्स कार्ड को कसकर पकड़ लिया। उसकी नजरें मजबूती से बयांग पर टिक गईं। बस एक बार मैं तुम्हें हासिल कर लूं, फिर मुझे 800 साल की कठिन कल्टीवेशन नहीं करनी पड़ेगी। मुझे उसकी तीखी नजर महसूस हुई। मैंने सिर उठाकर लिनशिया की तरफ देखा और हमारी नजरें एक दूसरे से मिल गईं। जैसे ही उसने मेरा खूबसूरत चेहरा देखा, लिनशिया शर्म से लाल हो गई और जल्दी से पीछे छिप गई। उसने सिर्फ बोली लगाने के लिए खिड़की में एक छोटी सी दरार खुली छोड़ी। मैंने धीरे से कुछ अजीब सा बड़बड़ाया और उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। स्टार्टिंग प्राइस 5 लाख घोस्ट कॉइन्स। हर बिड कम से कम 1 लाख घोस्ट कॉइन्स से बढ़नी चाहिए। जैसे ही बिडिंग शुरू हुई, तुरंत एक आवाज गूंजी, 6 लाख घोस्ट कॉइन्स। पहले घोस्ट के बिड लगाने के बाद बाकी घोस्ट्स भी पीछे नहीं हटना चाहते थे। उन्होंने एक एक करके अपने प्लैक्स उठाए। 7 लाख घोस्ट कॉइन्स। 1 लाख तो सिर्फ मिनिमम इंक्रीज है। इतनी छोटी बिड लगाकर तुम मिस्टर बायंग की इंसल्ट कर रहे हो। मैं 8 लाख घोस्ट कॉइन्स बिड करता हूँ। दफा हो जाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं 1 मिलियन घोस्ट कॉइन्स बिड करता हूँ। घोस्ट्स के बीच जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया। ऑक्शन अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन कीमत सीधे 1 मिलियन घोस्ट कॉइन्स तक पहुंच चुकी थी। उसी समय हॉल में बैठी एक फीमेल घोस्ट अचानक खड़ी हो गई। उसने उत्साह से अपना प्लाक लहराया। मैं 3.88 मिलियन बिड करती हूँ। लिटिल ब्रदर बायंग, ये सिस्टर की तरफ से तुम्हारे लिए बेट्रोथल गिफ्ट है। उसके बगल में बैठा घोस्ट पूरी तरह हैरान रह गया। सीनियर सिस्टर, क्या आप सच में सीरियस हैं? हमें तो लगा था आप बस शेख ही मार रही हैं। आपके पास सच में इतने पैसे हैं? फीमेल घोस्ट ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, 3.88 मिलियन ज्यादा होते हैं क्या? अगर हिम्मत है तो तुम इससे ज्यादा बिड लगाओ। मेरे पास तो अब और पैसे ही नहीं बचे। उधर युंग यू, जो पहले सक्यूबाई से सीख रही थी, ये सुनते ही तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ी। कौन है जो ब्रदर बायांग को मुझसे छीनना चाहता है? मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, ओह नहीं, फिर से एक ऑब्सेस्ड वुमन मिल गई। उसकी दीवानी आंखों को देखकर मेरी रूह तक कांप गई। इसलिए मैंने तुरंत हाथ हिलाया और उसके सपनों को वहीं तोड़ देने का फैसला किया। अब मेरी कीमत 10 मिलियन है। क्या तुम्हें लगता है कि इतने थोड़े से पैसों से तुम मुझे अपने पास रख पाओगी? हम इंसान अब जाग चुके हैं और आजाद हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी गोस्ट कंपेट्रियट्स भी मेहनत करें। दुनिया को खुली आंखों से देखो। अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं, तो मेरे साथ खेलने लायक तुम्हारे पास क्या है? हॉल में मौजूद सभी गोस्ट्स एकदम सन्न रह गए। ये ह्यूमन कितना एरोगेंट है, ये हमें गोस्ट समझ ही नहीं रहा। प्राइवेट बॉक्स में बैठी युंग यू ने राहत की सांस ली।
ली। वह फिर से सक्यूबाई की गाइडेंस लेने लगी। मुझे ये सारी स्किल्स सीखनी ही होंगी, तभी मैं ब्रदर बायंग का दिल जीत पाऊंगी। सक्सुबी उसे तरह तरह के पोजेस और गेम्स सिखा रही थी। विप्स, कैंडल, वुडन हॉर्स, प्रिस्ट, सिर्फ इनके बारे में सोचकर ही जुंगयू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उधर बिडिंग लगातार गर्म होती जा रही थी। कीमत बढ़ते बढ़ते 5 मिलियन गोस्ट कॉइन्स तक पहुंच गई। मैं बोर होकर खरबूजे के बीजों के छिलके थूकते हुए बोला, तुम लोग थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? फिर मैंने यूं ही दूसरी मंजिल के एक प्राइवेट बॉक्स की तरफ उंगली कर दी। अरे तुम, हाँ तुम इधर उधर मत देखो। वहां एक मोटी फीमेल गोस्ट खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा चर्बी से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर जरा सा भी एक्सप्रेशन आता तो पूरा चेहरा अजीब तरह से टेढ़ा हो जाता था। जब उसे यकीन हो गया कि मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूं तो उसने तुरंत शर्माते हुए कहा, ब्रदर बायंग, आपने मुझे खुद बुलाया? क्या क्या आपको मैं पसंद हूं? मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं। उसे देखकर मेरा पेट ही मचलने लगा। सच में इस दुनिया में कितने अजीब लोग हैं। तभी बायंग की घृणा से भरी आवाज सुनाई दी। सिम्प ऑक्शनर का चेहरा तुरंत जम गया। मिस्टर बायंग, मुझे लगता है आपने हमारे घोस्ट ऑक्शन को गलत समझ लिया है। इसका 100 घोस्ट्स एकेडमी से कोई संबंध नहीं है। ये कहकर उसने तुरंत खुद को इस मामले से अलग कर लिया। मैंने फिर से उस मोटी फीमेल गोस्ट की तरफ इशारा किया। उसकी उम्मीद से भरी आंखों को देखकर मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास 6 मिलियन घोस्ट कॉइन्स हैं? उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मेरे पास नहीं है। अगर नहीं है तो अगला। उसके टूटे हुए दिल और सिसकियों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए मैंने तुरंत अगली प्राइवेट बॉक्स की तरफ इशारा कर दिया। मैंने अगले प्राइवेट बॉक्स की तरफ इशारा किया। क्या तुम्हारे पास 6 मिलियन घोस्ट कॉइन्स हैं? सामने वाली गोस्ट ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, हाँ मेरे पास 6 मिलियन घोस्ट कॉइन्स हैं। उसे लगा कि अब वह मेरी नजर में आ गई है, लेकिन मेरी उंगली तुरंत अगले प्राइवेट बॉक्स की तरफ चली गई। क्या तुम्हारे पास 7 मिलियन घोस्ट कॉइन्स हैं? मेरे इस तरीके ने सबको हैरान कर दिया। इतने सालों तक जीने के बाद भी वहां मौजूद घोस्ट्स ने ऐसा ऑक्शन पहले कभी नहीं देखा था। मेरी दखलंदाजी की वजह से कीमत सीधे 8 मिलियन घोस्ट कॉइन्स तक पहुंच गई। ये लगभग वह सबसे बड़ी रकम थी जितनी ज्यादातर घोस्ट्स दे सकते थे। जब सभी घोस्ट्स को लगा कि अब ऑक्शन खत्म होने वाला है, तभी तीसरी मंजिल के एक प्राइवेट बॉक्स से अचानक आवाज आई, 8.1 मिलियन घोस्ट कॉइन्स। ये आवाज सुनते ही पूरे हॉल में मौजूद घोस्ट्स चौंक गए। उन्होंने तुरंत तीसरी मंजिल की तरफ देखा। क्या वो सीनियर सिस्टर लिनशिया नहीं है? एक घोस्ट ने हैरानी से पूछा, सीनियर सिस्टर लिनशिया कौन है? दूसरा घोस्ट बोला, क्या तुम नए स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें नहीं पता? हमारी 100 घोस्ट्स एकेडमी में सबसे स्पेशल स्टूडेंट वही है। 100 घोस्ट्स एकेडमी में कुल 9 ग्रेड्स हैं। हर साल स्टूडेंट्स एक ग्रेड आगे बढ़ते हैं और 9 साल पूरे होने के बाद एकेडमी छोड़नी पड़ती है। लेकिन सीनियर सिस्टर लिनशिया पिछले 180 सालों से यहीं है। वह एकेडमी की इकलौती स्टूडेंट है जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हुआ है क्योंकि वह जी जैंग क्लैन से है। उस क्लैन के लोग 100 साल की उम्र में ही घोस्ट जनरल बन जाते हैं। सीनियर सिस्टर लिनशिया का इरादा एकेडमी की प्रोटेक्शन में रहते हुए सिटी लॉर्ड लेवल तक ब्रेक थ्रू करने का है। उसके बाद ही वह एकेडमी छोड़ेगी। एक घोस्ट खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, क्या एकेडमी सच में उसे हमेशा ऐसे ही रहने देगी? दूसरा घोस्ट हंस पड़ा, तुम्हें नहीं पता? उसकी बड़ी सिस्टर एक्स जांग क्लैन की लीडर है और उसकी कल्टीवेशन घोस्ट एम्परर लेवल की है। एकेडमी को उसकी इज्जत करनी ही पड़ेगी। आखिर एकेडमी में सिर्फ एक ही घोस्ट एम्परर है, वो प्रिंसिपल जो कभी किसी के सामने दिखाई नहीं देता। तो इस लड़की के पीछे सच में एक घोस्ट एम्परर खड़ा है। ये सोचकर मैंने लिनशिया की तरफ देखा, लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा वह ज़ॉम्बी लड़की किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। मैं मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टर कहीं तुम भी मेरे साथ कुछ अजीब करने के बारे में तो नहीं सोच रही? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या ये लिनशिया भी एक ऑब्सेस्ड वुमन है? उधर सिम्प ऑक्शनियर ने ऊंची आवाज में कहा, 8.1 मिलियन फर्स्ट कॉल, 8.1 मिलियन सेकंड कॉल। वह तीसरी बार गेवल मारने ही वाला था कि उसने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसे कुछ अजीब लगा। ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो कीमत कम से कम 10 मिलियन तक जानी चाहिए थी। क्या ये घोस्ट्स इतने गरीब हैं? उसने नीचे बैठे घोस्ट्स की तरफ देखा। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे तुरंत वजह समझ आ गई। वे सभी लिनशिया से डर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उसके खिलाफ बिड किया तो बाद में घोस्ट एम्परर उनसे बदला ले सकता है। ऑक्शनियर ने बेबसी से सांस छोड़ी। इस सिचुएशन में वह कुछ नहीं कर सकता था। वह तीसरी बार गेवल मारने ही वाला था कि तभी तीसरी मंजिल के एक और प्राइवेट बॉक्स से आवाज आई, 8.2 मिलियन घोस्ट कॉइन्स। पूरे हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। वो वाइस प्रिंसिपल का
का प्राइवेट बॉक्स नहीं है? एक वाइस प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट से बिड कैसे कर सकता है? जब उस प्राइवेट बॉक्स की खिड़की खुली तब सबको पता चला कि बिड वाइस प्रिंसिपल ने नहीं लगाई थी, बल्कि एक काले और नीले चेहरे वाला गोस्ट वहां खड़ा था। उसने मुझे नफरत से घूरते हुए कहा, डैम ह्यूमन, अभी थोड़ी देर पहले मुझे मारकर तुम्हें बहुत मजा आया था, है ना? अब मैं तुम्हें खरीदूंगा और फिर तुम्हें जमकर टॉर्चर करूंगा। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल हंगामे से भर गया। क्या ये बायंग को टॉर्चर करना चाहता है? क्या घोस्ट ऑक्शन इसे मान जाएगा? एक गोस्ट बोला, देखो ये सिर्फ ग्रेड बी है, फिर भी वाइस प्रिंसिपल के प्राइवेट बॉक्स में बैठा है। कहीं ये वाइस प्रिंसिपल का इलेजिटिमेट सन तो नहीं? ये सुनते ही सिंप ऑक्शनियर सबसे पहले गुस्से में आ गया। मिस्टर वीक गोस्ट, अगर बिड लगानी है तो सामान्य तरीके से लगाइए, लेकिन अगर आपका इरादा मिस्टर बायंग को नुकसान पहुंचाने का है तो मुझे आपको यहां से जाने के लिए कहना पड़ेगा। उसी समय वाइस प्रिंसिपल ने उस वीक गोस्ट को पीछे खींच लिया। उसने मेरी तरफ अपराध बोध भरे चेहरे से देखा और कहा, मिस्टर बायंग, उसने आपका अपमान किया है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि वह प्रिंसिपल का बेटा है और प्रिंसिपल अभी अभी एकेडमी वापस लौटे हैं। ये वीक घोस्ट असल में प्रिंसिपल का बेटा है, मतलब ये घोस्ट एम्परर का वारिस है। वाइस प्रिंसिपल की बात सुनते ही पूरे हॉल में मौजूद सभी घोस्ट्स दंग रह गए। क्या बायंग ने घोस्ट एम्परर के बेटे की पिटाई कर दी? आखिर एक ह्यूमन ने घोस्ट को कैसे हरा दिया? शुरुआत में हॉल में मौजूद ज्यादातर घोस्ट्स उसकी पहचान को लेकर बातें कर रहे थे। इससे किडनी डेफिशिएंट घोस्ट का अहंकार पूरी तरह संतुष्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे चर्चा का विषय बदल गया। अब सभी लोग सिर्फ बायंग की ताकत के बारे में बात करने लगे और किडनी डेफिशिएंट घोस्ट खुद एक मजाक बनकर रह गया। उसका चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। उसने घूर कर ऑक्शनियर से कहा, क्या देख रहा है? जल्दी गैवल बजा। क्या तुझे मेरे पिता के बारे में सुनाई नहीं दिया? घोस्ट एम्परर को नाराज करने का अंजाम अच्छी तरह सोच लेना। मैं इस घटिया ह्यूमन चींटी को जल्द से जल्द खरीद कर इसे टॉर्चर करना चाहता हूँ। उसने सीधे अपने घोस्ट एम्परर पिता का नाम लेकर सिंप ऑक्शनर को धमकाना शुरू कर दिया। ऑक्शनर गुस्से में था, लेकिन बेबस भी। आखिर कुछ लोग जन्म से ही किस्मत वाले होते हैं। उसके सामने घोस्ट एम्परर का बेटा खड़ा था। सिंप ऑक्शनियर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे चेहरे पर डर का जरा सा भी निशान नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो घोस्ट एम्परर है, तुमने उसके बेटे की इतनी बुरी तरह पिटाई की, फिर भी तुम बिल्कुल शांत बैठे हो। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे खरीदने के बाद तुम मुझसे बदला ले लोगे तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तुम दिन में सपने देख रहे हो। जैसे ही तुम मुझे खरीदोगे मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा, इतना पीटूंगा कि तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा और फिर उसी हालत में तुम्हें दोबारा पीटूंगा। मेरी बात सुनते ही किडनी डेफिशिएंट घोस्ट के चेहरे पर जमी डरावनी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने लगभग रोते हुए कहा, मॉम, आपने सुना? क्या कोई इंसान ऐसी बातें करता है? ये तो किसी भी घोस्ट से ज्यादा क्रूल है। हॉल में बैठे एक घोस्ट की हंसी छूट गई। फिर जैसे चेन रिएक्शन शुरू हो गया, एक के बाद एक सभी घोस्ट जोर जोर से हंसने लगे। सबके सामने मजाक बन जाने के बाद किडनी डेफिशिएंट घोस्ट गुस्से से कांपने लगा। उसने अपना सारा गुस्सा ऑक्शनर पर निकाल दिया। बेवकूफ, कब तक ऐसे ही खड़ा रहेगा? तू ऑक्शनर है भी या नहीं? ऑक्शन आगे बढ़ा। अपने सबसे बड़े ब्राउन नोजर को मुश्किल में देखकर मैंने उसे और मजबूर नहीं किया। उसने मेरी तरफ कृतज्ञता भरी नजर से देखा, फिर धीरे धीरे अपना गैवल उठाया। 8.2 मिलियन घोस्ट कॉइन्स, फर्स्ट कॉल। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार गैवल बजाया, प्राइवेट रूम से लिन शाओई की नाराज आवाज सुनाई दी। हे हे, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? 9 मिलियन। अपना काम खत्म करके लिन शाओई लाल चेहरे के साथ दौड़ती हुई खिड़की तक आई और जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनते ही मुझे समझ आ गया, अब मामला पक्का था। ये देखकर कि लिन शाओई पीछे हटने वाली नहीं है, किडनी डेफिशिएंट घोस्ट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, लिन शाओई, ज्यादा एहसान मत भूलो। अगर तुमने मुझसे कंपटीशन किया तो मैं अपने डैड से कहकर तुम्हें एकेडमी से निकलवा दूंगा। तुम इतने सालों से एकेडमी में सिर्फ इसलिए रह पाई हो क्योंकि तुम्हारी सिस्टर ने मेरे डैड से रिक्वेस्ट की थी, तभी उन्होंने तुम्हें रहने दिया। लिन शाओई ने उसकी तरफ तिरस्कार भरी नजर डाली। उसे धुंधला सा याद आया, 180 साल पहले उसकी सिस्टर ने एक बूढ़े घोस्ट को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा था। तो वही तुम्हारे हिसाब से रिक्वेस्ट करना कहलाता है? लगता है उस बूढ़े घोस्ट ने वापस जाकर अपनी इज्जत बचाने के लिए कहानी ही बदल दी। 9.5 मिलियन घोस्ट कॉइन्स। ये देखकर कि उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ, किडनी डेफिशिएंट घोस्ट ने दांत भींचकर फिर से 5 लाख घोस्ट कॉइन्स बढ़ा दिए। 10 मिलियन। इस बार भी लिन शाओई ने बिना एक पल सोचे तुरंत बिड लगा दी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आखिर तक उससे मुकाबला करेगी। बस एक बार बायंग मुझे मिल जाए तो एकेडमी से निकाले जाने की भी मुझे परवाह नहीं। उसकी प्योर यांग एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं सिटी लॉर्ड लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लूंगी। 10 मिलियन घोस्ट कॉइन फर्स्ट कॉल, 10 मिलियन घोस्ट कॉइन सेकंड कॉल। अब लिन शिया की बारी थी। इस बार ब्राउन नोजिंग ऑक्शनियर ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत केवल उठा लिया। वह समझ चुका
था कि मिस्टर बायंग की इस फीमेल जॉम्बी के प्रति अच्छी इंप्रेशन थी और एक टॉप ब्राउन नोजर होने के नाते उसका काम था कि वह पूरी ताकत से उनकी मदद करे। तभी अचानक, रुको, 11 मिलियन घोस्ट कॉइन्स। इस बार किडनी डेफिशिएंट घोस्ट को सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसने आवेश में आकर सीधे 1 मिलियन घोस्ट कॉइन्स और बढ़ा दिए। अब लिन शिया दुविधा में पड़ गई। उसने किडनी डेफिशिएंट घोस्ट के विजयी चेहरे को देखा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने ऑक्शनियर से पूछा, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी से बिड बढ़ा सकती हूँ? मेरी सिस्टर ने एक बार एक नाइट क्लब लूट कर मुझे मेरी कमिंग ऑफ एज गिफ्ट के रूप में दिया था। मैंने कभी उसकी कीमत नहीं लगवाई, लेकिन सेंट्रल गोस्ट सिटी के कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में होने की वजह से उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? ऑक्शनियर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, प्रॉपर्टी से बिड लगाई जा सकती है। उसने लिन शिया द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच की और उसकी हाईएस्ट वैल्यूएशन निकाली। मिस लिन, आपके नाइट क्लब की कीमत 10 मिलियन गोस्ट कॉइन्स है, लेकिन हम आपको बाकी पैसे वापस नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप इसे बिड में इस्तेमाल करती हैं, तो इसे सीधे 21 मिलियन गोस्ट कॉइन्स की बिड माना जाएगा। यह संख्या सुनते ही वहां मौजूद सभी गोस्ट दंग रह गए, लेकिन लिन शिया को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने बिना झिझक हाथ हिलाकर कहा, ठीक है। उधर किडनी डेफिशिएंट घोस्ट का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। गुस्से से उसके चेहरे की शक्ल ही बिगड़ गई। भले ही वह गोस्ट एम्परर का सगा बेटा था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। आखिर वह एक निकम्मा बेटा था। उसके गोस्ट एम्परर पिता ने उसे कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं दी थी। हर महीने सिर्फ 1 मिलियन घोस्ट कॉइन्स लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भेज देते थे और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इस ह्यूमन से बदला भी नहीं ले पाऊंगा? उसी समय ऑक्शनियर ने तीसरी बार गैवल बजा दिया। कंग्रेचुलेशंस टू मिस लिन शिया फॉर विनिंग द बिड, और कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर बायंग, जिनकी कीमत अब 30 मिलियन गोस्ट कॉइन्स से भी ज्यादा हो चुकी है। मैंने खुशी खुशी लैंड डीड अपने हाथ में ले लिया। अब मेरे पास सेंट्रल गोस्ट सिटी के सबसे व्यस्त कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में एक होटल और एक नाइट क्लब, दोनों के ओनरशिप पेपर्स थे। मैं मुस्कुराकर लिन शिया की तरफ देखने लगा। मिस लिन, अब तुम आकर मेरी यांग एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती हो। यह सुनते ही लिन शिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने किडनी डेफिशिएंट घोस्ट की तरफ तिरस्कार भरी नजर डाली। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, बस तुम्हारी औकात इतनी ही थी। ये देखकर किडनी डेफिशिएंट घोस्ट इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपने पास रखा एक वेज उठाकर जमीन पर पटक दिया। वाइस प्रिंसिपल ने यह सब देखकर सिर्फ बेबसी से एक लंबी सांस छोड़ी।